फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 571 एक रहस्यमयी देवी। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 571 एक रहस्यमयी देवी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 571 एक रहस्यमयी देवी। रिया, क्या तुम इन लोगों की मदद कर सकती हो? आदित्य ने रिया को पूरी स्थिति समझाई। फिर उसने उससे ये सवाल पूछा, मुझे एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। रिया ने अपने हाथ जोड़े और धीमी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। एक चमकीली हरी आभा रिया को ढंक रही थी। चमकीली हरी आभा ने लाइनों में खड़े लोगों और सड़क पर चल रहे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसके चारों ओर की आभा और भी चमकीली होती जा रही थी। ओह, ये लड़की कौन है? भीड़ में से किसी ने पूछा। मुझे नहीं पता। उसमें कुछ पवित्रता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी देवी की उपस्थिति में हूँ। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक वास्तविक देवी की उपस्थिति में है। पृथ्वी, अग्नि, समुद्र और वायु के तत्व अपनी शक्ति एकत्रित करें और इस बोझ को साझा करें। पवित्र शब्दों के साथ मैं अब विनती करता हूँ। शापितों को चंगा करो, उनकी ज्योति लौटा दो। अचानक एक हरे रंग की आभा ने पंक्तियों में खड़े लोगों को घेर लिया। क्या हो रहा है? अचानक मुझे कमजोरी महसूस नहीं होती। अचानक मैं पूरी ताकत से भर जाता हूँ। जो लोग पहले बीमार और कमजोर महसूस कर रहे थे, उन्हें अचानक लगा कि उनके शरीर में ऊर्जा भर गई है और उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया है। उनके चेहरों पर पीलापन गायब हो गया। ये सब उसी की वजह से हुआ है। आखिर वह कौन है? वह एक देवी है। धन्यवाद, दयालु महिला। हमें ठीक करने के लिए मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। एक एक करके रिया द्वारा ठीक किए गए सभी लोगों ने उसके सामने सिर झुकाया। वह बस मुस्कुराए। कृपया अपना सिर ऊपर उठाएं। इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बीच भीड़ में से वह लड़की जिससे आदित्य ने पहले बात की थी, आदित्य और रिया को घूर रही थी। क्या मुझे भी? लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि उसे आदित्य के पास जाना चाहिए या नहीं। कुछ देर हिचकिचाने के बाद और ये देखने के बाद कि वे जाने वाले हैं, हताशा में वह आदित्य के पास भागी और उसे बुलाया। मिस्टर। ये सुनकर आदित्य और रिया रुक गए और पीछे मुड़े। रिया ने उस लड़की की तरफ देखा जो लारा की उम्र के आसपास की लग रही थी। हालांकि वह लारा जितनी सुंदर नहीं है, लेकिन वह प्यारी है और अगर वह सौंदर्य की गोलियां लेती या खेती करती तो उसका रूप निखर जाता। आदित्य, वह कौन है? रिया ने थोड़े आक्रामक लहजे में पूछा। ये औरतों का लालच करने वाला कमीना बहुत ज्यादा है। उसे बाहर गए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है। मुझे यकीन नहीं होता वह पहले से ही किसी दूसरी लड़की के साथ है। रिया ने पूरी स्थिति को स्पष्ट रूप से गलत समझा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य ने जल्दी से उसका हाथ थामकर उसे शांत किया। उसका नाम हुदा है। उसने मुझे शहर दिखाया और इस शहर की स्थिति के बारे में बताया। आदित्य ने जल्दी से समझाया ताकि रिया स्थिति को गलत न समझे। आखिरकार आदित्य यह नहीं भूल सकता कि रिया कभी कभी थोड़ी यंडेरे हो सकती है। क्या बात है हुदा? आदित्य ने विनम्रता से पूछा। इस शहर के आम वर्ग के लोगों के लिए हालात कितने मुश्किल थे, ये समझने के बाद उसे इस लड़की के लिए सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं महसूस हुआ। मेरी एक विनती है सर। हुदा ने अपना सिर झुका लिया। ये देखकर आदित्य और रिया ने एक दूसरे को देखा। जब ये सब हो रहा था तो टिग्रीन कबीले के कुछ लोग दूर से रिया को देख रहे थे। वे पूरे शहर में समूहों में घूम रहे थे ताकि बारिश के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढ सकें। उन्होंने देखा कि कैसे ये रहस्यमयी महिला एक ही मंत्र से सभी को उनके अभिशाप से मुक्त करने में कामयाब रही। योजक चिन्ह। दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। कृपया अंदर आ जाओ। लड़की आदित्य और रिया को घर ले आए। उसके घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। सब कुछ पुराना और जर्जर दिख रहा था। घर में एक भी बिस्तर नहीं था। जैसे ही वे अंदर गए, आदित्य और रिया ने उसके माता पिता को देखा। उसके माता पिता कंबल पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनका शरीर वाकई दुबला पतला था, ठीक वैसे ही जैसे शापित लोग दिखते थे। ये देखकर आदित्य ने हुडा की ओर देखा। अब तक लड़की रोने की कगार पर थी। मेरे पास उन्हें ठीक करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन दयालु महोदय, क्या आप कृपया उद्धरण चिन्ह। उसे आगे बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आदित्य ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और उसके बालों को थपथपाया। आदित्य इस लड़की की हिम्मत से प्रभावित हुआ। वह इतनी हिम्मतवर थी कि वह बाहर गई और अपने माता पिता को ठीक करने के लिए पैसे कमाने के लिए जो कुछ भी जानती थी उसका इस्तेमाल किया। तो ये कब हुआ? उसने उसके माता पिता को देखते हुए पूछा जो सो रहे थे। लगभग 2 हफ्ते पहले, हुडा ने रोते हुए जवाब दिया। चिंता मत करो, मैं उन्हें तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगा। रिया ने वही किया जो उसने दूसरे शापित लोगों को ठीक करने के लिए किया था। ठीक हो जाओ। हुडा के माता पिता, जो आराम कर रहे थे, अचानक अपनी आंखें खोली और अपने घर में अप्रत्याशित आगंतुकों को देखने के लिए उठ बैठे। उनके चेहरे पर आश्चर्य की जगह गर्मजोशी भरा स्वागत था। हुडा, हमारे मेहमानों को इधर उधर खड़े मत रहने दो। उनके बैठने के लिए कुछ कुर्सियां ले आओ और उनके लिए थोड़ा पानी भी ले आओ, उसकी मां ने दयालु स्वर में निर्देश दिया। आदित्य ने अपनी यात्रा से पहले 20 महाद्वीप पर जानवरों के आतिथ्य के बारे में बहुत कुछ सुना था।
लोगों ने उसे बताया था कि जानवर अपने मेहमानों के साथ बहुत सम्मान से पेश आते हैं, लगभग ऐसे जैसे वे देवता हों जो उनके साधारण निवास को सुशोभित कर रहे हों। ये सम्मान और दयालुता उनकी संस्कृति में गहराई से समाहित थी, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। चाहे कोई परिवार अमीर हो या ना हो, वे अपने मेहमानों के साथ खाने पीने की जो भी चीज़ होती थी उसे साझा करते थे। मेहमानों के प्रति यह उदार और विनम्र दृष्टिकोण जानवरों के समुदाय की एक जानी मानी विशेषता थी। उनके घर आने वालों के प्रति सम्मान, दयालुता और खुले दिल से पेश आना। नहीं नहीं, कृपया अभी मत जाओ, खुदा की माँ आयशा ने सिर हिलाते हुए कहा। हमारे लिए ये गलत होगा कि हम अपने मेहमान को कम से कम तुम्हें कुछ पीने या खाने के लिए कुछ दिए बिना जाने दें, उसने गंभीरता से कहा। उनकी संस्कृति में मेहमानों को कम से कम थोड़ा सा खाना या पानी दिए बिना वापस भेजना बहुत अपमानजनक और कृतघ्न माना जाता था। इस बार खुदा के पिता करीम ने अपनी बात रखी, उनकी आवाज़ गर्मजोशी से भरी हुई थी। ऐसा लगता है कि वे दोनों इस तथ्य को पूरी तरह से भूल गए थे कि वे कुछ ही पल पहले गंभीर रूप से बीमार थे और अगर रिया और आदित्य ने उन्हें ठीक नहीं किया होता तो वे मरने के बहुत करीब थे। फिर भी जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उनका पूरा ध्यान अपने मेहमानों पर था। करीम जल्दी से उठ गया, अपनी थकान के बावजूद अपने मेहमानों के लिए कुछ पानी लाने के लिए। सामान्य परिस्थितियों में वह एक मामूली भोजन भी तैयार कर सकता था, लेकिन उनकी तंग आर्थिक स्थिति को देखते हुए पानी की पेशकश करना भी उनके आतिथ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत था। उनके कार्यों में सच्ची दयालुता देखकर आदित्य को सम्मान और प्रशंसा की गहरी भावना महसूस हुई। उन्होंने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार न करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें उनके व्यवहार का सांस्कृतिक महत्व समझ में आ गया था। उनकी सरल लेकिन गहन दयालुता ने उन्हें छू लिया, जिससे पशु लोक समुदाय के प्रसिद्ध आतिथ्य को बल मिला। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल करीम, आदित्य ने कृतज्ञतापूर्वक कहा जब उसे पानी से भरा साधारण मिट्टी का कप मिला। प्राकृतिक मिट्टी से बना ये कप उसके हाथों में ठंडा और आरामदायक लगा। बीस्ट कॉन्टिनेंट में पानी की कीमत को समझते हुए, जहां यह अक्सर दुर्लभ और महंगा होता था, आदित्य ने पानी को सोच समझकर पीना सुनिश्चित किया, हर घूंट का स्वाद लिया। वह अच्छी तरह से जानता था कि हुडा के परिवार के लिए यह पानी देना एक महत्वपूर्ण इशारा था जो उनके सीमित संसाधनों से आया था। केवल एक घूंट पीना और बाकी को छोड़ देना उनके बलिदान और दयालुता के प्रति असावधानी होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बीच हुडा ने अपने माता पिता को बचाने वाले दयालु अजनबी के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर लिया। माँ, पिताजी, यहाँ यह अद्भुत महिला है जिसने आपको आपकी बीमारी से ठीक किया है, उसने उत्साहपूर्वक अपने माता पिता से कहा। उसकी आंखें राहत और कृतज्ञता से चमक रही थीं। अगर उसकी मदद न होती तो हमारे लिए हालात बहुत बुरे हो सकते थे। हम शायद आप दोनों को हमेशा के लिए खो देते। खुदा की आवाज़ में कृतज्ञता साफ झलक रही थी और यह स्पष्ट था कि उपचारक के कार्य उसके और उसके परिवार के लिए कितने मायने रखते थे। खुदा के माता पिता आयशा और करीम ने अपना ध्यान रिया की ओर लगाया। उन्होंने अपना सिर नीचे झुकाया, जो उसे बहुत बहुत धन्यवाद देने का संकेत था। रिया ने उन्हें ऐसा करते देखा और जल्दी से उनसे कहा कि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अंकल, आंटी, कृपया ऐसा मत कीजिए, इसकी वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं है, रिया ने उन्हें झुकने से रोकने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपने हमारी मदद नहीं की होती तो हम चले गए होते। हमारी बेटी हुदा बिल्कुल अकेली होती। हम आपको बता नहीं सकते कि हम कितने आभारी हैं, करीम ने कहा, उसकी आवाज़ में आभार भरा हुआ था। अंकल, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, रिया ने जवाब दिया। तभी आदित्य, जो अब तक चुप था, बोला, चाचा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है, उसने कहा और करीम ध्यान से सुनने लगा। मेरा नाम आदित्य है और मैं इस्तारिन साम्राज्य नामक एक बड़े स्थान का सम्राट हूँ। यहाँ ये दयालु महिला रिया मेरी पत्नी बनने वाली है। हम 20 महाद्वीप पर घूमने आए थे, बिना किसी को पता चले कि हम कौन हैं। ये सुनकर करीम और आयशा चौंक गए। सिर्फ चौंकना भी कम होगा क्योंकि उनके दिल हिल गए थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने हमेशा यही सोचा था कि राजा, कुलपिता और सम्राट ऐसे वर्ग के लोग कभी दयालु और विनम्र नहीं हो सकते। वे उच्च वर्ग के लोग थे, यहाँ तक कि गरीब परिवारों के घर में कदम रखना भी उन्हें घिनौना लगता था। फिर भी उनके सामने वाला आदमी बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए था। उसने मिट्टी के बर्तन में करीम द्वारा दिया गया पानी पी लिया। इतना ही नहीं, बल्कि वह और उसकी मंगेतर अपने शब्दों में बहुत सम्मानजनक और विनम्र थे। उनकी आंखों में अहंकार का कोई निशान नहीं था। वे वास्तव में दयालु थे। चाचा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं सब कुछ का खर्च उठा सकता हूँ ताकि आपका परिवार इस्तारिन साम्राज्य की राजधानी में आकर रह सके। वहाँ आपको भोजन, रहने की जगह, पानी या पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ कोई भी आपके परिवार को परेशान नहीं करेगा। या अगर आप 20 महाद्वीप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। हम आज रात इस शहर को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके परिवार को एक नए शहर में ले जा सकता हूँ। आप वहाँ एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस शहर में रहना चाहते हैं तो मैं आपकी पसंद का सम्मान करता हूँ। आदित्य ने करीम और आयशा को अपने प्रस्ताव के बारे में सोचने का समय दिया। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वे जान लें कि वह उनकी मदद करने के लिए गंभीर है और उनके पास बेहतर जीवन के लिए विकल्प हैं।
जब आदित्य ने उन्हें अपनी योजना बताई तो हुदा की आंखें बड़ी हो गईं क्योंकि वह बहुत हैरान थी। करीम और आयशा, उसके माता पिता भी हैरान थे। उन्होंने हुदा की ओर देखा और फिर गहराई से सोचना शुरू कर दिया। अपने पूरे जीवन में उन्हें बहुत कम पैसे के साथ कठिन समय का सामना करना पड़ा। उनके लिए जीवन कठिन था, और जब से जारिम ने कार्यभार संभाला है तब से चीज़ें और भी कठिन हो गई हैं। पहले परिवार को कम से कम भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन आजकल उन्हें अक्सर खाली पेट सोना पड़ता है। लेकिन अपने घर, 20 कॉन्टिनेंट को छोड़कर कहीं और रहने का ख्याल ही डरावना था। वे वाकई अपनी बेटी के लिए एक बेहतर जिंदगी और भविष्य चाहते थे, लेकिन वे इतना बड़ा बदलाव करने से डरते थे। आदित्य ने देखा कि वे तुरंत अपना मन नहीं बना पा रहे थे, इसलिए उसने एक अलग विचार सोचा। चाचा, चाची, आपको अभी चुनने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी हमारे साथ हमारी यात्रा पर क्यों नहीं चलते? यात्रा के दौरान अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह है जहां आप अच्छा जीवन जी सकते हैं तो मुझे बताएं। रिया को आदित्य का यह नया विचार बहुत पसंद आया। उसे उम्मीद थी कि करीम और आयशा को भी यह अच्छा लगेगा। करीम और आयशा ने इस बारे में 1 मिनट तक सोचा। यह एक बड़ा फैसला था। अंत में उन्होंने सिर हिलाकर आदित्य के विचार से सहमति जताई। वे उसके साथ चलेंगे और देखेंगे कि यात्रा के दौरान उन्हें रहने के लिए कोई बेहतर जगह मिल सकती है या नहीं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोफाई दानाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 572 रेगिस्तानी जहाज। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 572 रेगिस्तानी जहाज। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 572 रेगिस्तानी जहाज। अपनी यात्रा के बाद आदित्य और रिया हुडा के घर से जाने के लिए तैयार हो गए। हुडा के माता पिता वास्तव में चाहते थे कि वे अधिक समय तक रुक सकें, लेकिन वे समझ गए। जैसे ही वे बाहर निकले, रिया की उत्तेजना साफ झलक रही थी। वह आदित्य की बांह से लिपट गई, उसकी आवाज़ में बुलबुलाहट थी और उसने पूछा, अब आगे कहाँ जाना है? अपनी उत्तेजना में उसने यह नहीं देखा कि वह उसके कितने करीब थी, लेकिन आदित्य को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वास्तव में वह उसकी छाती की कोमलता और दृढ़ता का आनंद ले रहा था। अगर उसे पता भी होता कि वह क्या कर रही है तो भी वह दूर नहीं जाती। रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, एक खास बात जो वह केवल आदित्य के साथ ही करती थी। वह व्यक्ति था जिसे वह किसी और से ज्यादा प्यार करती थी, वह व्यक्ति जिससे वह शादी करने जा रही थी। जब वे सड़क पर चल रहे थे तो वहां से गुजरने वाले लोगों ने उन्हें एक आदर्श, खुशहाल जोड़े के रूप में देखा। आदित्य ने एक विचारशील नज़र से रिया से कहा, अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम? वह उससे ज़्यादा कुछ पूछना नहीं चाहता था। रिया ने बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। आदित्य उसकी मुस्कान देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसने चलना बंद कर दिया, धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और वहीं सड़क पर उसे चूम लिया। उसे परवाह नहीं थी कि उन्हें कौन देख रहा है। वह बस उसे दिखाना चाहता था कि वह उसकी कितनी परवाह करता है और उसके साथ कितना खुश है। तो आगे कहाँ जाना है? रिया ने आदित्य का हाथ थामते हुए चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ पूछा। शहर में लोगों को ठीक करने के लिए अपने जादू का भरपूर इस्तेमाल करने से वह थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, लेकिन वह खुश थी। उसे आदित्य के साथ रहना अच्छा लगता था और उसके आसपास कोई और नहीं था जो उन्हें बीच में रोक सके। हम एक रेगिस्तानी जहाज खरीदने जा रहे हैं, आदित्य ने उत्साह से कहा। वे बाजार की ओर जा रहे थे। रेगिस्तानी जहाज क्या है? रिया ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। आदित्य ने बताया, डेजर्ट शिप एक सामान्य जहाज की तरह ही होता है, लेकिन यह पानी के बजाय रेत पर चलता है। वे चलने के लिए जादुई पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। बड़े वाणिज्यिक डेजर्ट शिप हैं जो कई लोगों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं। जो लोग इन जहाज़ों पर यात्रा करना चाहते हैं उन्हें टिकट खरीदना पड़ता है। टिकटों की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि जहाज़ कितना बड़ा है और यह कितनी दूर जा रहा है। लेकिन हम उन बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं। हम अपनी यात्रा के लिए खुद का छोटा जहाज लेंगे। रिया ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि वह इन अनोखे जहाज़ों के बारे में जानने में दिलचस्पी रखती थी जो पानी पर चलने वाली नावों की तरह रेगिस्तान में यात्रा कर सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा वे बड़े रेगिस्तानी जहाज़ बहुत सुरक्षित नहीं हैं। कभी कभी रेगिस्तानी समुद्री डाकू उन्हें रोक लेते हैं और यात्रियों से उन्हें जाने देने के लिए बहुत सारे पैसे मांगते हैं। और ये जहाज़ हमेशा लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं होते हैं, आदित्य ने कहा, ये सोचते हुए कि क्यों अपना खुद का रेगिस्तानी जहाज़ खरीदना एक बेहतर विकल्प था। रिया ने इस बारे में ज़्यादा चिंता न करते हुए सिर्फ सहमति में सिर हिला दिया। आदित्य वास्तव में अपना खुद का डेजर्ट शिप खरीदना चाहते थे क्योंकि इससे उन्हें गोपनीयता मिलेगी। बड़े जहाज़ों पर जहां बहुत से लोग एक साथ यात्रा करते हैं, वहां अपने लिए एक शांत जगह ढूंढना मुश्किल होता है। ये लड़कियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो लड़कों की तुलना में अधिक गोपनीयता चाहती हैं। साथ ही बड़े डेजर्ट शिप शायद ठीक उसी जगह न जाएं जहां वे जाना चाहती हैं।
अपना खुद का जहाज होने का मतलब होगा कि वे अपना रास्ता खुद चुन सकती हैं और अधिक स्वतंत्रता से यात्रा कर सकती हैं। आदित्य और रिया चलते हुए टिग्रीन कबीले के कुछ लोग चुपचाप उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन आदित्य और रिया, जो दूसरों को भांपने में माहिर थे, जानते थे कि उनका पीछा किया जा रहा है। वे बता सकते थे कि ये लोग काफ़ी देर से उनके पीछे थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने उनकी उपस्थिति पर ध्यान न देने का नाटक किया और जो कर रहे थे उसे जारी रखा। आखिरकार वे शहर के बाहर बड़े बाजार में पहुंच गए। बड़े रेगिस्तानी जहाज शहर में नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्हें यहीं पार्क किया गया था। और रेगिस्तानी जहाज का आकार इतना बड़ा था कि उसे स्टोरेज रिंग के अंदर रखना भी संभव नहीं था। हर किसी के पास बड़े स्पेस वाला स्टोरेज रिंग नहीं होता। आखिरकार हर कोई आदित्य जितना अमीर और शक्तिशाली नहीं होता। ये बाजार भी था जहां लोग इन जहाज़ों को खरीदने और बेचने आते थे। सवानाक्लॉ शहर में रेगिस्तानी जहाज़ों के लिए पूरे 20 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा बाजार था। बिक्री के लिए इतने सारे जहाज़ थे कि कीमतें सामान्य से कम थीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहाज़ों की संख्या उन्हें खरीदने वाले लोगों से ज़्यादा थी। जैसे ही आदित्य और रिया ने बाजार में प्रवेश किया, बहुत से विक्रेता उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि वे जहाज खरीद लेंगे। एक विक्रेता के लिए एक महीने में 5 से ज़्यादा जहाज बेचना दुर्लभ था। यहाँ तक कि एक महीने में 5 बिक्री करना भी एक बहुत ही भाग्यशाली और लाभदायक व्यवसाय माना जाता था। चूंकि रेगिस्तान के जहाज महंगे थे और रखरखाव के लिए बहुत सारे सोने के सिक्के खर्च होते थे, इसलिए केवल अति धनी लोग ही उन्हें खरीद सकते थे, जिसका मतलब था कि आसपास बहुत ज़्यादा खरीदार नहीं थे। आदित्य और रिया जब रेगिस्तान के जहाज बाजार में चहल पहल से गुजर रहे थे, तो उन्हें उत्सुक विक्रेताओं की तेज़ आवाज़ों ने घेर लिया। हर कोई उनका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई सामान बेच सके। अरे श्रीमान, क्या आप बेहतरीन रेगिस्तानी जहाज़ों की तलाश में हैं? आइए और देखिए कि मेरे पास क्या है। एक विक्रेता ने चिल्लाते हुए उन्हें अपने पास खींचने के लिए हाथ हिलाया। एक अन्य विक्रेता ने बड़ी मुस्कान के साथ मित्रतापूर्ण लहजे में कहा, अरे यार, क्या तुम्हें ऐसा रेगिस्तानी जहाज चाहिए जो सबसे अच्छा हो? मैं 1 साल की गारंटी देता हूँ। मेरे पास सभी आकार के जहाज हैं और मैं तुम्हें जैसा चाहिए वैसा भी बना सकता हूँ। कुछ विक्रेता विनम्र और सम्मानजनक थे, जबकि अन्य अधिक सहज और बातूनी थे। लेकिन आदित्य और रिया कॉल और ऑफर पर ध्यान दिए बिना चलते रहे। आदित्य ने रिया से फुसफुसाते हुए कहा, जल्दबाजी न करें। हमें सही जहाज ढूंढना होगा जो विश्वसनीय हो और हमारी ज़रूरतों के अनुकूल हो। रिया ने सिर हिलाया, हाँ, हमें सावधान रहना चाहिए। सबसे अच्छा चुनना महत्वपूर्ण है, न कि केवल पहला वाला जो हमें दिखाई दे। बाजार में आगे बढ़ते हुए उन्होंने अलग अलग जहाज़ों को देखने में समय बिताया, लेकिन रुके नहीं। वे अपनी यात्रा के लिए एकदम सही रेगिस्तानी जहाज खोजने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जो सुरक्षित, आरामदायक और उनके लिए बिल्कुल सही हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। करीब आधे घंटे बाद आदित्य और रिया ने खुद को एक ऐसे जहाज के सामने पाया जिसने उनकी नज़रों को अपनी ओर खींचा। यह एक सुंदर मध्यम आकार का जहाज था। इसकी समृद्ध लाल लकड़ी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। यह जहाज उन अन्य जहाज़ों की तरह नहीं था जिन्हें नया दिखने के लिए साफ किया गया था। ये स्पष्ट रूप से बिल्कुल नया था। यह एकदम सही आकार का था, न तो इतना छोटा कि इसे संभालना मुश्किल हो, न ही इतना बड़ा कि इसे संभालना मुश्किल हो। जहाज में कई कमरे थे जो उनके समूह के लिए पर्याप्त जगह होने का वादा करते थे। जहाज की लाल लकड़ी की बनावट उसे चारों ओर के रेतीले टीलों के सामने बहुत आकर्षक बना रही थी। आदित्य और रिया ने जितना ज़्यादा इसे देखा, उतना ही उन्हें लगा कि यह सही विकल्प है। इस खूबसूरत जहाज का मालिक कौन है? आदित्य ने पुकारा। उसकी आवाज़ बाजार की हलचल से ऊपर उठ गई क्योंकि वह जहाज के प्रभारी व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही मिनट बीते थे कि दुकान का मालिक आ गया। वह एक बुजुर्ग आदमी था। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उसकी छाती तक लटक रही थी और उसका सिर लगभग नंगा था, बस कुछ सफ़ेद बाल बचे थे। उसकी त्वचा गहरे भूरे रंग की थी और उसने एक साधारण भूरे रंग की शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे थे जो उसके घुटनों तक आते थे। उसने अपनी कमर के चारों ओर एक लंबा लाल कपड़ा लपेटा हुआ था और अपने पैरों में उसने सादे सैंडल पहने हुए थे। वह लगभग 60 वर्ष के लग रहे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं तथा खड़े होते समय उनका झुकाव थोड़ा सा था। तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा। थोड़ा उदासीन और आलसी लग रहा था। आदित्य को उस आदमी का व्यवहार पसंद नहीं आया, लेकिन उसने विनम्र चेहरा बनाए रखा। इस जहाज के लिए कितना? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने आदित्य और रिया को नापते हुए उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा। उसे संदेह था कि यह सामान्य दिखने वाला जोड़ा वास्तव में जहाज खरीदने के बारे में गंभीर था। यह जहाज कोई साधारण जहाज नहीं था, यह एक फैंसी रेगिस्तानी जहाज था जिसे विशेष रूप से बहुत आरामदायक बनाया गया था। बूढ़ा दुकानदार व्यापार के मूड में नहीं लग रहा था। उसने आंखें बंद करके आलस से कहा, कीमत पूछने की क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं है कि तुम इसे खरीद पाओगे। उसने हाथ हिलाकर उन्हें नकार दिया। जाहिर तौर पर वह चाहता था कि वे उसे छोड़ दें। यह उसका आराम करने का समय था और वह व्यवधान से स्पष्ट रूप से परेशान था। बस चले जाओ, उन्होंने कहा और उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। आदित्य की दाहिनी आंख फड़कने लगी। यह इस बात का संकेत था कि वह अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए संघर्ष कर रहा था।
कृपया हमें बस कीमत बताए, उसने कहा। उसकी आवाज़ अभी भी शांत थी। उसने खुद को याद दिलाया कि एक क्रोधी बूढ़े व्यक्ति पर परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, जो शायद अपने पहले दिनों की तुलना में अपने अंतिम दिनों के करीब था। उसका एक पैर पहले ही कब्र में जा चुका था। ज्यादा से ज्यादा उसके पास जीने के लिए बस कुछ साल ही बचे थे। 5 लाख सोने के सिक्के, बूढ़े आदमी ने बिना आंखें खोले ही कहा। उनके आसपास के अन्य विक्रेता अपना आश्चर्य छिपा नहीं सके। बूढ़े व्यक्ति ने जानबूझकर सामान्य लागत से 5 गुना अधिक कीमत बताई थी। वास्तविक कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं होनी चाहिए, एक पैसा भी अधिक नहीं। बूढ़े आदमी ने जो कीमत मांगी थी वह उस आकार के रेगिस्तानी जहाज के लिए बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि 1000 मीटर तक लंबे विशाल रेगिस्तानी जहाज भी थे, जिनकी कीमत 150,000 सोने के सिक्कों से ज्यादा नहीं थी। आसपास के सभी लोगों को उम्मीद थी कि आदित्य बस मना कर देगा और शायद इतनी अनुचित कीमत के लिए नाराज भी हो जाएगा। लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत आदित्य का जवाब उनकी उम्मीद से अलग था। मैं ले लूंगा। ये सुनकर बूढ़ा भी चौंक गया। बूढ़ा पलटा और आदित्य की तरफ देखने लगा। वह अपनी हैरानी छिपा नहीं सका। तुमने क्या कहा? बूढ़े आदमी ने पूछा। उसे अभी जो सुना था उस पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा था कि मैं इसे ले लूंगा। या तुमने अपना मन बदल लिया है? जैसे ही आदित्य ने आखिरी हिस्सा कहा, उसके चेहरे पर कोमल मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडी ठंडी नजर आ गई, जिसने बूढ़े आदमी को बहुत डरा दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोफाई दानाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 573 टाइगर किंग्स। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 573 टाइगर किंग्स। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 573 टाइगर किंग्स। बाजार में अन्य विक्रेता अविश्वास और ईर्ष्या से भरे हुए थे। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? उसने वास्तव में उस जहाज के लिए 150,000 सोने के सिक्के चुकाए थे। यह अविश्वसनीय है। वह अवश्य ही किसी धनी और शक्तिशाली परिवार का बच्चा होगा। एक विक्रेता ने सिर हिलाते हुए कहा। हमें उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए था। एक अन्य ने आह भरते हुए कहा, यदि हमने थोड़ा और प्रयास किया होता तो वे 150,000 स्वर्ण सिक्के हमारी जेब में होते। उन सभी को एक ही बात का अफसोस था। अगर वे आदित्य और रिया की नज़र में आ पाते तो वे उस दिन बिक्री कर सकते थे, इतनी बड़ी बिक्री कि उससे होने वाला मुनाफा उन्हें आने वाले कई दिनों तक काम चलाने में मदद कर सकता था। एक विक्रेता ने विलाप करते हुए कहा, हमने सचमुच एक अवसर खो दिया। बिल्कुल, वह बूढ़ा आदमी बहुत भाग्यशाली है, एक और ने बड़बड़ाते हुए कहा। और वह उस जहाज को बेचने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसने जो मुनाफा कमाया उसे देखिए। तीसरे ने कहा। उसकी आवाज़ में ईर्ष्या झलक रही थी। जब आदित्य और रिया ने अपनी खरीदारी को अंतिम रूप दिया तो वे सब देखते रह गए। उन्हें अफसोस और ईर्ष्या का मिश्रित भाव महसूस हुआ कि वे इतनी आकर्षक बिक्री न कर पाए। एड्स बाय पब फ्यूचर। आदित्य उस विशाल रेगिस्तानी जहाज के पास गया जिसे उसने अभी अभी खरीदा था। यह एक बहुत बड़ा जहाज था जो एक छोर से दूसरे छोर तक 100 मीटर से ज्यादा फैला हुआ था। वह रेगिस्तान को देखने के लिए रुका, फिर उसने जहाज के किनारे पर अपना हाथ रखा। पलक झपकते ही पूरा जहाज गायब हो गया। आसपास के सभी लोग चौंक गए और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा था। जहाज बेचने वाला बूढ़ा आदमी खास तौर पर हैरान था। उसकी आंखें सबसे बड़ी हो गईं, उसका शरीर कांप उठा और उसने एक बड़ी तेज सांस ली। ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। बूढ़ा आदमी और दूसरे विक्रेता सोचने लगे, इस युवक के पास एक जादुई अंगूठी है जो 100 मीटर से ज्यादा लंबे जहाज को थामे रख सकती है। वह अंगूठी कितनी बड़ी होगी? हर कोई जानता था कि जादुई स्टोरेज रिंग के अंदर जितना ज्यादा स्टोरेज होगा उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ तक कि एक छोटी सी रिंग जिसमें दोनों तरफ से 10 मीटर की जगह हो, उसकी कीमत 10 लाख सिक्के हो सकती है। लेकिन आदित्य की अंगूठी अंदर से अविश्वसनीय रूप से बड़ी होगी। इसकी कीमत 1 अरब सिक्के भी हो सकती है। जहाज बेचने वाले बूढ़े व्यक्ति को आदित्य और रिया को देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मन ही मन सोचा, मैंने इस युवक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने जिस तरह से व्यवहार किया उसके कारण मैं उन्हें लगभग जाने पर मजबूर कर देता। मुझे अपने व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं ऐसा दोबारा न करूं। उसने अपने विचारों में खोकर अपना सिर हिलाया। जाने के लिए तैयार हो? आदित्य ने रिया की ओर रुख किया। हाँ, उसने सिर हिलाकर उत्तर दिया। हाथों में हाथ डाले वे बाजार से चले गए। उनका काम पूरा हो गया। टाइग्रिन कबीले के सदस्य जो चुपचाप उनका पीछा कर रहे थे, अब डर के मारे सहम गए थे। वे ये देखकर हैरान थे कि आदित्य और रिया कितने अमीर हैं। ये जोड़ा इतना अमीर और ताकतवर है कि हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला और फैसला किया कि उन्हें अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा। जिस अंगूठी में इतना बड़ा जहाज रखा जा सकता है उसकी कीमत लगभग 1 अरब सोने के सिक्के होगी। इस जोड़े को ऐसा लगा कि 150,000 सोने के सिक्के बस एक छोटी सी रकम है। ट्रैकर्स को एहसास हुआ कि ऐसे अमीर लोगों के साथ दखल देना एक बुरा विचार था। अमीर लोगों के पास अक्सर बहुत ताकत और प्रभाव होता है और उनके बुरे पक्ष में जाना समझदारी नहीं है।
चलो यहाँ से चले जाएं। हमारे लिए देखने के लिए और कुछ नहीं है, टिग्रीन कबीले के एक व्यक्ति ने कहा। ठीक है, चलो चलते हैं, बाकी दो लोगों ने सहमति जताई। लेकिन जैसे ही तीनों लोग जाने लगे, कुछ अजीब और भयावह हुआ। हरे पौधे जैसे रस्सियां जमीन से निकलीं और उन्हें कसकर लपेट दिया। इन रस्सियों ने उनके पूरे शरीर को, यहाँ तक कि उनके मुंह को भी ढक दिया, ताकि वे मदद के लिए चिल्ला न सकें। उन्हें जल्दी से और चुपचाप एक छिपी हुई जगह पर खींच लिया गया जहां कोई नहीं देख सकता था कि क्या हो रहा था। गली के सन्नाटे में जब वे आखिरकार चारों ओर देखने लगे तो उनके दिल डर से धड़कने लगे। उनके सामने वही जोड़ा खड़ा था जिसका वे चुपके से पीछा कर रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। किसने कहा कि तुम जा सकते हो? आदित्य की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे ठंड से कांप रहे हों। आदित्य ने उन तीनों की जांच की जो उनका पीछा कर रहे थे। वे वास्तव में टाइग्रिन कबीले से थे, जैसा कि उसने सोचा था। आदित्य और रिया को ये तीनों टाइगरकिन बहुत कमज़ोर लगे, छोटे कीड़ों की तरह कमज़ोर। इसलिए उन्होंने उन्हें पहले पीछा करने से नहीं रोका। लेकिन अब जब उनका अन्य काम पूरा हो चुका था तो उनके गुप्त अनुयायियों से निपटने का समय आ गया था। दरअसल टिग्रीन कबीले के ये तीनों बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं थे। उनमें से सबसे मजबूत एक शीर्ष द्वितीय क्रम साधक था। बाकी दो भी उनसे बहुत पीछे नहीं थे, वे मध्य द्वितीय क्रम साधक थे। लेकिन आदित्य और रिया इतने ज़्यादा मजबूत थे कि शीर्ष स्तर के साधक भी उन्हें छोटे कीड़े लगते थे जिन्हें वे चाहें तो आसानी से कुचल सकते थे। अब अपना सिर हिलाकर बताओ, क्यों? तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? आदित्य ने पूछा। उसकी मुस्कान बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थी, बल्कि डरावनी थी, जैसे कि वह किसी बुरी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा हो। आदित्य और लड़कियों ने खुद पर ज्यादा ध्यान न आकर्षित करने के लिए कम प्रोफाइल रखने का फैसला किया था, लेकिन कभी कभी, जैसे कि अभी, उन्हें उस नियम को अलग रखना पड़ता था। आखिरकार यह आदित्य नहीं था जिसने इसे शुरू किया था, ये टिग्रीन कबीले थे जिन्होंने उन्हें उकसाया था। उसी समय रिया ने टाइगरकिन के मुंह से हरी जड़ें धीरे से हटा दीं। वह अपने विचारों से इन हरी जड़ों को नियंत्रित कर सकती थी। हम बारिश का कारण बनने वाले व्यक्ति को खोजने आए थे, टाइगरकिन ने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि वह आदित्य को देख रहा था। आदित्य समझ गया कि हुडा ने उसे सिटी लॉर्ड के बारे में जो बताया था वह सच था। बारिश ने उनके मुनाफे को कम कर दिया होगा और यह आने वाले हफ्तों तक जारी रहने वाला था। हालांकि बारिश के पानी को जमा करना गैरकानूनी था, लेकिन कई परिवारों ने बारिश के पानी को जमा किया होगा। इसका मतलब था कि कम लोग उनसे पानी खरीदने पर पैसे खर्च करने वाले थे। और इस शहर की आबादी को देखते हुए टिग्रीन कबीले के सदस्यों के लिए हर किसी के घरों की तलाशी लेना और यह पता लगाना कि उन्होंने बारिश का पानी जमा किया है या नहीं, कोई रास्ता नहीं था। आदित्य द्वारा निकाली जा रही थोड़ी सी हत्या की मंशा ने टाइगरकिन को ऐसा महसूस कराया कि वह बहुत गहरी, अंधेरी जगह में फंस गया है। वह जम गया था और हिल नहीं सकता था, उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और सांस लेना मुश्किल था, जैसे कि कोई बड़ी चट्टान उसकी छाती पर दबा रही हो। लेकिन यह वास्तव में आदित्य द्वारा की जा रही थोड़ी सी हत्या की मंशा का डर था जो उसे ऐसा महसूस करा रहा था। ओह सच! आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे लगता है कि ज़रीम ने तुम तीनों को यहाँ भेजा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों टाइगरकिन्स ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, जिससे पता चला कि वे अपनी जान के लिए डरे हुए थे। अब उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने ऐसे शक्तिशाली लोगों का अनुसरण करके बहुत बड़ी गलती की थी। उनकी जिंदगी पूरी तरह से आदित्य और रिया के हाथों में थी, यह इस बात पर निर्भर करता था कि वे कैसा महसूस करते हैं। आदित्य रिया की ओर मुड़ा। रिया, तुम वापस सराय में क्यों नहीं जाती? मुझे ज़रीम से थोड़ी देर मिलना है, आदित्य ने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन कृपया ज़्यादा देर मत करो, रिया ने थोड़ा चिंतित होकर जवाब दिया। मैं नहीं रहूंगा, आदित्य ने वादा किया और उसके गाल पर एक चुंबन दिया। रिया इस चुंबन से बहुत संतुष्ट थी क्योंकि उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान खिल उठी थी। तीनों टाइगरकिन्स ये देखकर अवाक रह गए। वे आदित्य के जीवन से ईर्ष्या करने लगे, उसे अपनी खूबसूरत साथी के साथ इतना करीब और प्यार करते हुए देखकर। वह अमीर था, मजबूत था और उसके पास कोई था जो उसकी परवाह करता था। कोई और क्या चाह सकता है? उन्हें ऐसा लगा जैसे आदित्य और रिया को टिग्रीन कबीले या उसके सदस्यों की कोई परवाह ही नहीं थी। वे बस अपना जीवन जी रहे थे, कबीले की बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। मुझे उनके बारे में क्या करना चाहिए? रिया ने उन तीन टाइगरकिन्स के बारे में पूछा जो अभी भी उसकी हरी जड़ों से बंधे हुए थे। आदित्य ने एक पल सोचा और जवाब दिया, बस उनके मन दिलों को नष्ट कर दो और फिर उन्हें फेंक दो। आदित्य को लगा कि वह उन्हें न मारकर पहले से ही उन पर दया दिखा रहा है। ठीक है, रिया ने तुरंत सहमति जताई। उसे ये भी लगा कि इन तीनों के लिए ये सही सज़ा होगी। स्वोश! क्रिम्सन ताना फ्लैश! रिया की नज़रों के सामने आदित्य गायब हो गया। क्रिम्सन वॉर्प फ्लैश का उपयोग करते हुए 6:59 वह तुरंत शहर के बीचों बीच स्थित बड़े टॉवर के सामने प्रकट हुआ। आदित्य टॉवर के प्रवेश द्वार पर उतरा। ये देखकर पहरेदार बहुत खुश नहीं दिखे, बल्कि वे लड़ने के लिए तैयार हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोफाई दानाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन
उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 574 टिग्रीन कबीले का कुलपति। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम सी 574 टाइग्रिन कबीले के कुलपति। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 574 टिग्रीन कबीले का कुलपति। कैलिस्टा, एक आदमी ने अपनी एक निजी नौकरानी को धीमे और आलसी स्वर में पुकारा। उसकी आवाज़ ने बड़े हॉल में सन्नाटा तोड़ा। जैसे ही उसने अपनी निजी नौकरानी कैलिस्टा को पुकारा, पूरा हॉल फिर से सन्नाटे में डूब गया। पानी की हल्की आवाज़ के अलावा पूरा हॉल शांत था। कैलिस्टा नाम की निजी नौकरानी जो उस आदमी के कंधों की मालिश कर रही थी, उसने अपने मालिक को पुकारते हुए सुनना बंद कर दिया। उसके हाथ हवा में रुक गए क्योंकि उसने उत्सुकता से अपने मालिक को पीछे से देखा और सोचा कि उसने उसे क्यों पुकारा। हाँ, मास्टर। जब उसने उस आदमी को मास्टर कहा तो थोड़ी हिचकिचाहट हुई। हालांकि वह हिचकिचाहट 1 सेकंड से भी कम समय तक रही, फिर उसने उस आदमी को मास्टर कहा। जैसे ही उसने जवाब दिया, पूरा हॉल फिर से सन्नाटे में डूब गया। कैलिस्टा के अलावा 2 और नौकरानियां भी थीं जो चुपचाप उस आदमी की दोनों भुजाओं की मालिश कर रही थीं। वे उस आदमी के साथ स्विमिंग पूल में थीं। स्विमिंग पूल का पानी उनकी कमर तक ही पहुंच रहा था। वह आदमी स्विमिंग पूल में बैठा था, उसकी पीठ पूल की दीवार से टिकी हुई थी और पानी का स्तर उसकी छाती तक पहुंच रहा था। दोनों नौकरानियों ने कोई आवाज़ नहीं की। उनके हाव भाव कभी नहीं बदले। एक भावहीन गुड़िया की तरह वे वही करती रहीं जो उन्हें करने का आदेश दिया गया था। उनकी हरकतों से कोई आवाज़ नहीं आई। उनकी नज़रें सिर्फ अपने मालिक की बाहों पर टिकी थीं। दोनों नौकरानियां अपने हाथों से वाकई बहुत कुशल थीं। दोनों नौकरानियों के पीछे 2 छोटे क्रिस्टल कप थे जो आधे जैतून के तेल से भरे हुए थे। हर 7 से 8 मिनट के बाद दोनों नौकरानियां जैतून के तेल की कुछ बूंदें लेतीं और बिना कोई आवाज़ किए मालिश जारी रखने से पहले अपनी हथेलियों पर रगड़तीं। दोनों नौकरानियां कैलिस्टा से ज़्यादा अनुभवी थीं। हालांकि उन 2 अन्य नौकरानियों की तुलना में जो बहुत पेशेवर थीं, कैलिस्टा की हरकतें और उसके हाव भाव से साफ पता चलता था कि वह अभी भी इस मामले में शौकिया थी। कैलिस्टा अपने घुटनों को मोड़कर और पैरों को सीधे नीचे करके फर्श को छूते हुए फर्श पर बैठी थी। उसका आसन सीधा था, हालांकि वह इस तरह बैठने में स्पष्ट रूप से बहुत असहज लग रही थी। वह लगभग 2 घंटे से ऐसे ही बैठी थी। युवा स्वामी को अपने स्विमिंग पूल में आराम करना और अपने पूरे शरीर की मालिश अपनी निजी नौकरानियों से करवाना बहुत पसंद था। जबकि अन्य 2 नौकरानियों ने लंबे समय से इस दिनचर्या को अपना लिया था, कैलिस्टा जो इसमें नहीं थी, उसे लगा कि वह अपने धैर्य की सीमा तक पहुंच रही है। इतने लंबे समय तक इस तरह बैठने से उसके पैरों में रक्त का प्रवाह सीमित हो गया था। कैलिस्टा की प्रतिक्रिया सुनकर युवा स्वामी ने अपनी आंखें खोलीं। उसने बड़े हॉल की छत को देखा। उसकी आंखें विशेष रूप से एक सिंहासन की छवि पर केंद्रित थीं। सिंहासन कुछ खास नहीं दिख रहा था। यह एक सिंहासन था जो सोने, तांबे, क्रिस्टल और अन्य दुर्लभ सामग्रियों को मिलाकर बनाया गया था। जिस चीज़ ने सिंहासन को खास बनाया वह थी हजारों की संख्या में टाइगरकिन्स जो अपने सिर नीचे करके सिंहासन पर घुटने टेक रहे थे। रेत के कणों जैसे छोटे विवरणों को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया। ऐसा लग रहा था मानो ये भित्तिचित्र असली हो। सिंहासन को देखते हुए युवा स्वामी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। फिर उसने बहुत गहरी सांस ली। ये पूर्ण संतुष्टि और खुशी की सांस थी। अगले ही पल सिंहासन पर टिग्रीन कबीले का युवा कुलपति बैठा था। कैलिस्टा, कृपया मुझे एक गिलास शराब पिलाओ, उसने कहा और भित्तिचित्र को एक मुस्कान के साथ देखा जो संतुष्टि से भरी थी। ये सही है, जो भी टिग्रीन कबीले का वर्तमान कुलपति था, वह दूसरों की नज़र में उस सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई देगा। ये सिर्फ एक साधारण भित्तिचित्र नहीं था, यह एक जादुई भित्तिचित्र था। इस भित्तिचित्र के नीचे जटिल रून सरणियां हैं जो इस घटना के लिए जिम्मेदार थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर जारिम के कुलपति बनने से पहले सिंहासन पर पिछले कुलपति ही भित्तिचित्र में सिंहासन पर बैठे दिखाई देते थे। लेकिन अब ये जारिम का चेहरा था। जब से जारिम वाकई छोटा था, तब से वह हमेशा इसके बारे में कल्पना करता रहा है। अब वह हर दिन अपने सपनों के जीवन का आनंद ले रहा था। जैसा आप चाहें, मास्टर। कैलिस्टा ने अपने हाथों को तौलिए से पोंछा ताकि उसकी हथेली पर लगा जैतून का तेल गिलास या शराब की बोतल को न छुए। आखिरकार युवा मास्टर को यह पसंद नहीं था जब उसका गिलास तेल से सना हुआ था। आह! कैलिस्टा के मुंह से एक खामोश आह निकली और उसने धीरे से युवा मालिक के लिए शराब डालना शुरू कर दिया। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था कि मुझे ऐसा भयानक भाग्य मिला? युवा लड़की ने खुद से पूछा। 2 अन्य नौकरानियों की तुलना में कैलिस्टा वास्तव में युवा थी। वह केवल 21 वर्ष की थी। कैलिस्टा का पूरा जीवन तब बदल गया जब एक दिन जारिम जो अपने आदमियों के साथ शहर में घूम रहा था, उसने कैलिस्टा को देखा जो पूरे दिन काम करने के बाद घर लौट रही थी। तब से जारिम जुनूनी हो गया था। उसने कैलिस्टा को अपनी निजी नौकरानी बनाने का मन बना लिया था। और कैलिस्टा की खराब आर्थिक स्थिति के कारण जारिम के आदमियों ने उसे जो प्रस्ताव दिया उसे अस्वीकार करना असंभव था। एक भावनाहीन गुड़िया बनने के बदले में उसे प्रति माह 1000 शाही सोने के सिक्के मिल रहे थे। हालांकि कुछ लोग कैलिस्टा को ऐसा करने के लिए सस्ती कह सकते हैं, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। कैलिस्टा अपने गरीबी भरे जीवन से तंग आ चुकी थी।
वह अपने माता पिता और अपने परिवार की मदद करना चाहती थी। जारिम से मिलने से पहले चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, वह कभी भी पर्याप्त नहीं होती थी। कर्ज के ढेर और उन कर्जों से लगातार बढ़ते ब्याज का तो जिक्र ही नहीं। सभी कारकों पर विचार करने के बाद कैलिस्टा जारिम की निजी नौकरानी बनने के लिए सहमत हो गई। हालांकि नौकरानी बनने के बाद ही कैलिस्टा को अपने दिल में पछतावा महसूस हुआ। हालांकि जारिम की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, लेकिन साथ ही ये बदलाव उसकी खुशी और उसकी भावनाओं की कीमत पर आया। कई बार ऐसा हुआ जब जारिम अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे और दूसरी नौकरानियों को गालियां देता था। कई बार ऐसा हुआ जब जारिम अपनी निजी नौकरानियों से कुछ अकल्पनीय काम करवाता था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे कम से कम 5 साल तक जारिम की सेवा करनी थी। आखिरकार उसने एक आत्मा बंधन अनुबंध में प्रवेश किया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कैलिस्टा को उतना ही अधिक महसूस हुआ कि उसने गलत चुनाव किया है। उसे लगा कि उसकी मूल गरीबी भरी जिंदगी उसकी वर्तमान जिंदगी से कहीं बेहतर और ज्यादा खुशियों से भरी थी। जारिम और कैलिस्टा दोनों के मन में अलग अलग विचार थे। जिस स्विमिंग पूल में वह आराम कर रहा था, उसका आकार ओलंपिक स्विमिंग पूल से 2 गुना था। इतना ही नहीं, पानी की सतह गुलाब की पंखुड़ियों से ढकी हुई थी। हर दिन इस भारी मात्रा में पानी को फेंक दिया जाता है और उसकी जगह ताज़ा पानी डाला जाता है। जबकि जारिम इस शहर में रहने वाले सामान्य जानवरों से पानी के लिए पैसे लेता था, वह हर दिन टन भर पानी बर्बाद करता था। जब जारिम भित्ति चित्र को देख रहा था और सिंहासन पर बैठे हुए खुद की प्रशंसा कर रहा था, अचानक उसने और अन्य 3 नौकरानियों ने चटकने की आवाज़ सुनी। चटक। पहले तो चटकने की आवाज़ें बहुत कम थीं। जारिम की बढ़ी हुई इंद्रियों के कारण सिर्फ वही उन्हें सुन पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे आवाज़ें तेज़ होती गईं, उसकी तीनों नौकरानियां भी आवाज़ें सुनने में सक्षम हो गईं। चटक। क्या हो रहा है? जारिम खड़ा हुआ और जल्दी से स्विमिंग पूल से बाहर निकल गया। उसने जल्दी से अपनी कमर पर एक सफ़ेद तौलिया लपेटा। जारिम और तीनों नौकरानियों ने छत की तरफ देखा। जैसे जैसे चटकने की आवाज़ें तेज़ होती गईं, जारिम ने संदेह से चारों ओर देखा। कुछ सेकंड बाद उसने महसूस किया कि चटकने की आवाज़ें ऊपर से आ रही थीं। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने अपनी आंखें चौड़ी की और छत पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। अगली बात जो उसने देखी वह थी पूरी छत ढह जाना। बूम! शहर के बीचों बीच खड़ा पूरा विशाल टावर कुछ ही सेकंड में खंडहर में तब्दील हो गया। धूल और मलबे के बादल छंटने के बाद जारिम ने गुस्से में अपने शरीर पर पड़ी एक बड़ी टूटी दीवार को पलट दिया और खड़ा हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसका आधा नंगा शरीर मिट्टी और रेत से ढका हुआ था। उसी समय कैलिस्टा किसी तरह अपने शरीर को ढकने वाले मलबे के छोटे छोटे टुकड़ों को हटाने में कामयाब रही। मलबे को हटाने के बाद वह आखिरकार सांस लेने में कामयाब रही। मुझे लगा कि मैं दम घुटने से मर जाऊंगी, उसने सोचा। हालांकि उसके दिमाग में अगली बात उसके पैरों में होने वाला दर्द था। जब छत टूट गई और गिरने ही वाली थी, हालांकि उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फंस गए। उसके दोनों पैर टूटी हुई छत के एक बड़े टुकड़े के नीचे थे। उसके लिए हिलना या छत को हटाना असंभव था। जहां तक बाकी 2 नौकरानियों की बात है, वे मांस के पेस्ट में बदल गई थीं। हालांकि जारिम ने खुद को बचा लिया, लेकिन उसे अपनी नौकरानियों की जान की कोई परवाह नहीं थी। ये कौन है? बाहर आओ! जारिम ने ऊंची आवाज में दहाड़ लगाए। चिल्लाना बंद करो। क्या तुम? जारिम और कैलिस्टा दोनों ने ऊपर देखा तो पाया कि जारिम के ठीक ऊपर हवा में लाल पंखों वाला एक आदमी खड़ा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 575 दृष्टिकोण में बदलाव। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 575 दृष्टिकोण में बदलाव। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 575 दृष्टिकोण में बदलाव। चिल्लाना बंद करो। क्या तुम? ये शब्द कहने वाले व्यक्ति की आवाज़ वाकई उबाऊ लग रही थी। ये शब्द सुनकर जारिम, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं, ने ऊपर देखा। जैसे ही उसने ऊपर देखने के लिए अपना गला फैलाया, उसने पाया कि एक औसत दिखने वाला आदमी उसके ठीक ऊपर हवा में बैठा है। इस समय इसमें कोई संदेह नहीं था कि टिग्रीन कबीले के कुलपति वास्तव में बहुत क्रोधित थे। उनके क्रोध का कारण यह था कि इस व्यक्ति ने उनकी शक्ति और उनकी स्थिति का प्रतीक चीज को नष्ट कर दिया था। जारिम के लिए उनकी स्थिति, उनकी प्रतिष्ठा और उनका अभिमान ही सब कुछ था। उनकी नज़र में वह जादुई भित्तिचित्र कोई साधारण भित्तिचित्र नहीं था, बल्कि उनकी स्थिति, उनकी प्रतिष्ठा और उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व भी था। लेकिन अब इस आदमी ने उस जादुई भित्तिचित्र को नष्ट कर दिया था जिसका उसके लिए बहुत महत्व था। तुम कौन हो? हालांकि जारिम घमंडी और अहंकारी था, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि वह बिना ये जाने कि दूसरा पक्ष कितना शक्तिशाली है, रहस्यमय व्यक्ति पर हमला करे। चूंकि दूसरे पक्ष ने उनके क्षेत्र में उन पर हमला करने की हिम्मत की थी, इसका मतलब 2 में से एक होना चाहिए। एक तो यह आदमी बहुत ताकतवर है, वह 5वें क्रम का साधक है। अगर यह सच है तो मैं खत्म हो गया। इस संभावना के बारे में सोचते ही जारिम का गला अचानक डर से सूखने लगा। उसे लगा कि उसकी धड़कनें तेज हो गई हैं।
और दूसरी संभावना यह है कि यह आदमी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी शक्तिशाली कबीले या गुट का समर्थन प्राप्त है, या शायद वह किसी विदेशी भूमि से किसी राज्य की कीमत पर आया है। जारिम ने इस आदमी को नीचा नहीं देखा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि दूसरा पक्ष कोई बेवकूफ़ पागल हो जिसने परिणामों के बारे में सोचे बिना हमला किया हो। अगर जारिम ने खुद को ऐसे बेवकूफ़ और घटिया कारणों पर विश्वास करने के लिए मना लिया है तो वह रेगिस्तान में कब्र खोद सकता है और अपनी कब्र में लेटने के बाद खुद को मार सकता है। आखिरकार टिग्रीन कबीले का कुलपति होने के लिए शारीरिक रूप से मजबूत होने से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। कुलपति बनने के लिए सिर्फ ताकत की ज़रूरत होती है, लेकिन कबीले को चलाने के लिए कुलपति को होशियार होना चाहिए। और जारिम इतनी कम उम्र में भी रैंक चढ़ने और मजबूत होने में कामयाब रहा था। वह कबीले का कुलपति बनने वाले सबसे कम उम्र के टाइगर किंग में से एक था। वह यहाँ तक इसलिए पहुँच पाया क्योंकि वह अपने हर कदम पर सतर्क और होशियार था। तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? इस बार जारिम का स्वर थोड़ा नर्म और कोमल हो गया। हालांकि वह गुस्से में था, लेकिन वह कुत्ते की तरह नहीं भौंका। उसका स्वर थोड़ा तेज था, लेकिन उसमें उसका कुछ गुस्सा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सुनकर आदित्य ने नीचे देखा। अगले ही पल जारिम का दिल लगभग धड़कना बंद हो गया क्योंकि आदित्य अचानक उसके सामने आ गया। वह इतना चौंक गया और डरा हुआ भी था कि उसने एक कदम पीछे हट लिया क्योंकि पसीने की एक बूंद उसकी गर्दन से लुढ़क गई। ये लड़का बहुत तेज है। ऐसा लगभग लग रहा था जैसे वह मेरे सामने से टेलीपोर्ट हो गया हो। वह कम से कम 5वें क्रम का साधक होना चाहिए। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद जारिम जानता था कि उसे अपना रवैया बदलना होगा, अन्यथा वह और उसका वंश इस ग्रह के चेहरे से हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। जारिम को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि आदित्य वास्तव में उसके सामने टेलीपोर्ट हो गया था। 5वें क्रम का साधक होने का मतलब है अर्धदेव की शक्ति होना। कम से कम 6 महाद्वीपों के सामान्य लोगों द्वारा इसे ऐसा ही माना जाता था। 5वें क्रम के साधकों से मिलना प्रतिदिन नहीं होता, और जारिम जैसे व्यक्ति के लिए 5वें क्रम के साधक से मिलना इतना दुर्लभ था। पहली बार तब जब वह बहुत छोटा था, और दूसरी बार अब। मैं कौन हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदित्य ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया। उसे जारिम जैसे छोटे मोटे कीड़ों की कोई परवाह नहीं थी। आखिर आदित्य की जिंदगी इतनी व्यस्त थी। अगर वह इन छोटे मोटे कीड़ों को सजा देने में अपना समय बर्बाद करेगा तो उसकी खूबसूरत पत्नियों को कौन समय देगा जो उसका इंतजार कर रही थी। अगर मैं बदतमीजी कर रहा हूं तो माफ़ करें, क्या मैं जान सकता हूं कि सर कल्टिवेटर आज यहाँ क्यों हैं? उसके रवैये में 180 डिग्री का बदलाव देखकर आदित्य अवाक रह गया। ओई, अब तुम्हारा अहंकार कहाँ चला गया? आदित्य पूछना चाहता था, लेकिन वह रुक गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य समझ गया कि जारिम वाकई बहुत होशियार आदमी है। वह ऐसा आदमी है जो इस दुनिया में बहुत लंबी जिंदगी जी सकता है। कुलपति, मैं इस शहर में कुछ समय के लिए रहने आया था, लेकिन आपके कुछ आदमियों ने मुझसे पीने के पानी के पैसे मांगे। वह कमीना कौन है जिसने 5वें क्रम के साधक से पैसे मांगने की हिम्मत की? मैं कसम खाता हूं कि अगर मुझे पता चला कि इसके लिए कौन सा कमीना जिम्मेदार है तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। जारिम को तुरंत समझ में आ गया कि उसका टॉवर क्यों गिराया गया। यह उसके अपने कबीले के कुछ कमीनों की वजह से था जिन्होंने 5वें क्रम के साधक को भड़काया था। जारिम गुस्से में आग बबूला हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आदित्य के वाक्य का आखिरी हिस्सा सुना, उसका हाव भाव बदल गया। अंत में वह वास्तव में अजीब और बहुत घबराया हुआ लग रहा था। चूंकि मुझे इस शहर के नियमों और विनियमों के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं पैट्रियार्क के पास आया। मुझे उम्मीद है कि पैट्रियार्क मुझे शिक्षित करेंगे। आखिरकार मैं कानून का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। ये शब्द सुनकर जारिम को बहुत पसीना आने लगा। 5वें क्रम के साधक को शिक्षित करें। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या आपका मतलब ग्रिम रीपर को मौत के बारे में शिक्षित करने की कोशिश करना है? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। बिल्कुल नहीं। उसके दिमाग में दोनों एक ही बात थी। आदित्य भी एक ऐसे ग्रिम रीपर से अलग नहीं था जो भेष बदलकर उसकी आत्मा लेने आया था। अगर उसने एक भी गलती की होती तो यह अभी बाकी था। एक मजबूर मुस्कान के साथ जारिम ने अपने माथे से पसीना पोंछा और सामान्य रूप से बोलने की कोशिश की, हालांकि उसकी आवाज़ पहले से ही कांपने लगी थी। जी सर कल्टिवेटर, कृपया मुझे अपने पूरे कबीले की ओर से गहरी माफ़ी मांगने दें। ये शब्द कहते हुए जारिम ने अपना सिर झुका लिया। ये दृश्य देखकर जारिम की निजी नौकरानी कैलिस्टा अवाक रह गई। जारिम एक पीक 4 ऑर्डर कल्टिवेटर था, फिर भी वह अपने टॉवर को नष्ट करने वाले व्यक्ति के सामने अपना सिर झुका रहा था और माफ़ी मांग रहा था। हालांकि मलबे के नीचे अपने पैरों के कारण कैलिस्टा को बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वह जारिम जैसे घमंडी व्यक्ति को झुककर माफ़ी मांगते हुए देखकर बहुत संतुष्ट और खुश थी। सर, मुझे नहीं पता कि यह किसने किया, लेकिन मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, अगर मुझे वह व्यक्ति मिल गया तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। आदित्य को जवाब न देते देखकर वह घबराए हुए स्वर में बोलता रहा। सर, आपको पानी के लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तव में अगर आप चाहें तो आपके रहने की व्यवस्था मैं खुद करूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि इस शहर में रहने के दौरान आपको सबसे अच्छा अनुभव मिले। जारिम को पता था कि उसने गलती की है। अब वह इस रहस्यमय शक्तिशाली साधक को खुश करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना चाहता था।
ये और भी बेहतर होगा यदि यह रहस्यमय साधक उससे और उसके कबीले से प्रसन्न हो जाए, ताकि भविष्य में उनके कबीले को 5वें क्रम के साधक का समर्थन मिले। ये सोचकर जरीम और भी उत्साहित हो गया और बोलना जारी रखा, सर, कानून केवल आम लोगों को नियंत्रित रखने के लिए हैं। इस शहर के कानून आप पर लागू नहीं होते, सर। आप इस शहर में जो चाहें कर सकते हैं। अगर जरीम को अब और जीने की इच्छा नहीं होती, अगर वह नहीं चाहता कि उसका कबीला अब और अस्तित्व में रहे, तभी वह ये कहने की हिम्मत कर सकता था कि उसके द्वारा बनाए गए नियम 5वें क्रम के साधक पर लागू होते हैं। इस बीच आदित्य इस पूरे मामले को एक अलग नज़रिए से देख रहा था। जारीम अपने कबीले का सबसे ताकतवर व्यक्ति है। केवल सबसे ताकतवर साधक ही कुलपिता बनता है। अगर मैं उसे मार देता हूं तो उसकी अनुपस्थिति सत्ता संरचना को अस्थिर कर देगी। उसकी मृत्यु से सत्ता का एक शून्य पैदा हो जाएगा जिसे टिग्रीन कबीले का कोई भी व्यक्ति कम समय में पूरा नहीं कर सकता। इसका ये भी मतलब है कि टिग्रीन कबीले के दुश्मनों को कबीले को पूरी तरह से खत्म करने और शहर पर अपना कब्जा करने का मौका मिलेगा। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि भले ही शहर पहले से ही अपराधियों और अवैध गतिविधियों से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही जारीम इस दुनिया से चला गया, इस शहर में काम करने वाले विभिन्न गिरोहों पर जो भी लगाम लगाई गई थी वह खत्म हो गई और गिरोह और भी ज़्यादा मुखर और हिंसक हो गए। इस बात की भी संभावना है कि विभिन्न गिरोह मिलकर टिग्रीन कबीले को उखाड़ फेंकें और पूरे शहर पर कब्जा कर लें, या गिरोहों के बीच बड़ी लड़ाई छिड़ने की भी संभावना है। ये सारी चीज़ें इस शहर में रहने वाले 10 लाख लोगों को बुरी तरह प्रभावित करने वाली हैं। हालात और भी ज़्यादा अराजक होने वाले हैं। फिर कोई पूछ सकता है कि इस्टारिन साम्राज्य ने पूरे शहर और आसपास की ज़मीन पर कब्जा क्यों नहीं किया? जवाब जटिल था। सबसे पहले, इस शहर पर कब्जा करने का मतलब होगा कि मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए कम से कम 1 हफ्ते यहाँ रहना होगा। अभी मैं कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता। साथ ही सिर्फ इस शहर पर कब्जा करना भी प्रयास के लायक नहीं होगा। आखिरकार इस शहर पर कब्जा करने से मुझे लगभग कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं इस शहर पर कब्जा कर लूँ तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, जिसके परिणामस्वरूप और भी गड़बड़ियाँ होंगी। अभी आदित्य किसी अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक गड़बड़ की तलाश में नहीं था। वह यहाँ अपनी पत्नियों के साथ समय बिताने और ड्रैगन ग्रास की तलाश करने आया था। लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीस्ट कॉन्टिनेंट में मौजूदगी लंबे समय में इस्टारिन साम्राज्य के लिए फ़ायदेमंद होने जा रही है। लेकिन मैं प्रशासनिक कामों से निपटना नहीं चाहता। क्या करना है, इस बारे में सोचते समय आदित्य की नज़र अचानक उस महिला पर पड़ी जो दर्दनाक भाव के साथ मलबे में पड़ी थी। ऐसा लगता है कि जब मैंने टॉवर को नष्ट किया था तो उसके पैर कुचल गए थे। तुम्हारा नाम क्या है, महिला? ये देखकर कि रहस्यमय शक्तिशाली साधक ने अचानक उसका नाम पूछा, कैलिस्टा जाहिर तौर पर बहुत हैरान थी। मैं कैलिस्टा हूँ। कैलिस्टा मेरी निजी नौकरानियों में से एक है, सर कल्टीवेटर, अगर वह आपको पसंद है तो। जारीम डर से कांप उठा, जबकि आदित्य ने उसे ठंडे भाव से देखा, मानो कह रहा हो, क्या मैंने तुमसे बोलने के लिए कहा था? कैलिस्टा, तुम्हारे पैरों के साथ जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैरों को ठीक कर दूंगा। ये कहते हुए आदित्य अचानक कैलिस्टा के सामने टेलीपोर्ट हो गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसने छत के बड़े टूटे हुए टुकड़े को धीरे से हटा दिया। जैसे ही उसके पैर उसकी नज़र में आए, आदित्य ने पाया कि उसके पैर इतनी बुरी हालत में थे कि उसे इस लड़की पर दया आ गई। आदित्य ने इस लड़की को आश्चर्य से देखा। यह एक चमत्कार था कि उसके पैरों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद वह अभी भी होश में रहने में कामयाब रही। अन्य 2 नौकरानियों के विपरीत जो पीक प्रथम श्रेणी की साधक थीं, यह एक चमत्कार था कि एक सामान्य इंसान होने के बावजूद कैलिस्टा अभी भी जीवित थी। ये लो। जब आदित्य ने अचानक एक हरे रंग की चमकती हुई छोटी गोल आकार की वस्तु उस पर फेंकी तो कैलिस्टा चौंक गई, लेकिन वह उसे ज़मीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेने में सफल रही। हरे रंग की चमकती हुई गोल आकार की वस्तु को पकड़कर उसने उसका निरीक्षण किया। करीब से देखने पर वह वस्तु कमोबेश एक मोती जैसी दिख रही थी, लेकिन वह अलग थी। मन के जैसी वस्तु पर हर जगह नसें थीं। गोली इतनी सख्त नहीं थी। उसे लगा कि अगर उसने गोली को जोर से दबाया तो वह टूट जाएगी। यह एक 5 सितारा उपचार गोली है, इसे खाओ। ये गोली तुम्हारे पैरों को पूरी तरह से ठीक कर देगी। साथ ही ये गोली तुम्हारे शरीर को शुद्ध करेगी और तुम्हारे शरीर को साधना के लिए अधिक उपयुक्त बनाएगी। आदित्य की बातें सुनकर कैलिस्टा ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने गोली अपने मुंह में डाली और उसे कैंडी की तरह खाने लगी। इस बीच जारीम अपनी नौकरानी कैलिस्टा को गहरी ईर्ष्या और जलन से देख रहा था। हालांकि उसने केवल ये सुना था कि 5 सितारा गोलियां अत्यंत दुर्लभ हैं और चमत्कारी प्रभाव डालती हैं, उसने अपने वास्तविक जीवन में कभी ऐसी गोली नहीं देखी थी। एक सामान्य इंसान को 5वां सितारा देने की ऐसी गोली देना जैसे कि वह कुछ भी नहीं है। आखिर वह कौन है? साथ ही जारीम को राहत महसूस हुई कि उसने आदित्य के प्रति अहंकारपूर्ण व्यवहार नहीं किया, अन्यथा अब तक वह नर्क या स्वर्ग में होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 576 नया नगर प्रभु।
ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 576 न्यू सिटी लॉर्ड। अध्याय 576 नया नगर प्रभु। इस समय कैलिस्टा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कोई मीठा सपना देख रही है या ये सब सच है। जो एक दुष्स्वप्न के रूप में शुरू हुआ था वह जल्द ही एक काल्पनिक सपने में बदल गया जिसके सच होने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक रहस्यमय शक्तिशाली साधक आया था और उसने टिग्रीन कबीले के कुलपति जारिम के अहंकार को नष्ट कर दिया था। वह व्यक्ति जिसे कैलिस्टा ने कभी भी भोजन करते समय भी अपना सिर नीचे नहीं करते देखा था, उसने खुद को पूरी तरह से इस रहस्यमय शक्तिशाली साधक के सामने समर्पित कर दिया था। आखिर यह व्यक्ति कौन है? कैलिस्टा ने अपने पैरों पर खड़े होते हुए अपने मन में सोचा। कैलिस्टा ने बचने की कोई उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। उसने सोचा कि जारिम के साथ साथ यह रहस्यमय शक्तिशाली साधक उसे भी मार डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी उम्मीदों के विपरीत जारिम ने अपना व्यवहार बदल दिया। उसने एक दिमागी रूप से मृत व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं किया और इस रहस्यमय साधक से अहंकारी लहजे में बात की। कैलिस्टा को यकीन था कि जारिम ऐसा कुछ करने वाला था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस रहस्यमय शक्तिशाली साधक द्वारा दी गई गोली की बदौलत कैलिस्टा के पैर पूरी तरह से ठीक हो गए। साथ ही उसे लगा कि उसके शरीर में छिपी हुई चोटें और अन्य छोटे घाव भी ठीक हो गए हैं। इस गोली को खाने से उसे लगा जैसे उसका पूरी तरह से पुनर्जन्म हुआ है। कैलिस्टा को लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है। वह अधिक खुलकर सांस ले पा रही थी। उसने ये भी देखा कि उसकी त्वचा अधिक चिकनी और मुलायम हो गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैं इस अमूल्य उपहार के लिए आपको कैसे धन्यवाद दूंगी। कैलिस्टा ने अपना सिर आदित्य के सामने झुकाया और उसे अपने दिल की गहराई से धन्यवाद दिया। ये सुनकर आदित्य बहुत संतुष्ट हुआ। उसे इस महिला का रवैया पसंद आया। निश्चित रूप से कोई ऐसा तरीका है जिससे आप मेरे इस उपहार का बदला चुका सकती हैं। कैलिस्टा ने अपना सिर उठाया और आदित्य के अगले शब्दों का इंतजार करने लगी। लेकिन उससे पहले मुझे अपना नाम बताओ, आदित्य ने पूछा। मेरा नाम कैलिस्टा है, सर। कैलिस्टा, सवाना क्लॉ सिटी की सिटी लॉर्ड बनने के बारे में तुम क्या सोचती हो? ये सुनकर जारिम थोड़ा उत्तेजित हो गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। जारिम बहुत असंतुष्ट था। वह सवाना क्लॉ शहर का नगर स्वामी था, लेकिन फिर आदित्य कैलिस्टा को नगर स्वामी बनने के लिए कैसे कह रहा था? इसके अलावा कैलिस्टा उसकी निजी दासी थी, और अगर उसकी निजी दासी नगर स्वामी बन जाती है तो क्या वह अपने कबीले को अपना चेहरा दिखा सकता है? लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अब तक वह अपनी स्थिति को अच्छी तरह समझ चुका था। उसे ऐसे साधक से बात करने का कोई अधिकार नहीं था जिसके पास इतनी शक्तिशाली शक्ति थी। अगर वह ऐसा करता तो ग्रिम रीपर को उसकी आत्मा लेने में एक सेकंड भी नहीं लगता। इस बीच कैलिस्टा इस अचानक लेकिन चौंकाने वाले प्रस्ताव को सुनकर हैरान रह गई। गंभीरता से उसने ऊंची आवाज में पूछा। उसका स्वर भी थोड़ा उत्साहित था। मैं यहाँ गंभीर हूँ। सवाना क्लॉ शहर का नगर प्रभु बनने के अलावा मैं तुम्हें साधक बनने के लिए सभी संसाधन भी प्रदान करूंगा। तुमने अभी जो 5 सितारा उपचार की गोली खाई है उससे तुम्हारे शरीर की सारी अशुद्धियां दूर हो जानी चाहिए। इससे तुम्हारी साधना की गति 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। और मैं जो संसाधन तुम्हें देने जा रहा हूँ उसके साथ जब तक तुम कड़ी मेहनत करो और लगन से खेती करो तब तक 5वें क्रम की साधक बनना सिर्फ एक सपना नहीं है। आदित्य उसे ड्रैगनियन में नहीं बदलने वाला था, कम से कम अभी तो नहीं। अभी समय नहीं था। अगर तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हो तो तुम सवाना क्लॉ शहर को विकसित करने और शहर से सभी गिरोहों और अपराधियों से छुटकारा पाने के लिए जिम्मेदार हो जाओगी। तुम्हें इस शहर को विकसित करने के लिए काम करना होगा। अगर तुम सहमत हो तो तुम्हें स्टारिन साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त होगा। ये ड्रैगन सम्राट के सीधे शब्द हैं। जैसे ही आदित्य ने ये शब्द कहे उसकी आंखें लाल हो गईं। आदित्य ने अभी जो कुछ भी कहा उसे सुनकर कैलिस्टा का जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। इस बीच जारिम का चेहरा इतना पीला पड़ गया कि वह एक बीमार मरीज की तरह लग रहा था जो मरने वाला था। ये जानते हुए कि उसने स्टारिन सम्राट और पूरे स्टारिन साम्राज्य के साथ लगभग खिलवाड़ कर दिया था, जारिम लगभग बेहोश हो गया। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने किस कुत्ते का चेहरा देखा था कि इतनी बुरी किस्मत आए। जरीम भूल गया कि आज सुबह जो पहला चेहरा उसने देखा वह उसका अपना चेहरा था। वह सुबह सुबह अपने खूबसूरत चेहरे की प्रशंसा करने में व्यस्त था। आप क्या सोचती हैं, मिस कैलिस्टा? आदित्य ने पूछा। सर, मेरा मतलब है महाराज, मैं एक बहुत गरीब परिवार की गरीब लड़की के अलावा कुछ नहीं हूँ। मेरे पास कोई शिक्षा नहीं है। मैं कुछ भी लिखना या पढ़ना नहीं जानती। अपने जीवन के अधिकांश भाग में मैंने एक गुलाम की तरह जीवन जिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं सवाना क्लॉ शहर का नगराध्यक्ष बनने के योग्य हूँ। ये सुनकर आदित्य को आश्चर्य हुआ। सोचना कि यह लड़की मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी। कितना दिलचस्प। उसका उत्तर सुनकर आदित्य को लगा कि कैलिस्टा से अधिक सवाना क्लॉ शहर का नगराध्यक्ष बनने के लिए कोई और अधिक उपयुक्त नहीं था। वह आदित्य के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती थी। जब तक वह उसका प्रस्ताव स्वीकार करती तब तक वह उसे सब कुछ प्रदान करता। नगराध्यक्ष बनने का मतलब होता कि वह एक कुलीन बनने जा रही थी। वह उस शक्ति को प्राप्त करने जा रही थी जिसका उसने केवल सपना देखा था।
फिर भी इस तरह के प्रलोभन का सामना करते हुए उसने इतने विनम्र तरीके से इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि मिस कैलिस्टा एक अच्छी इंसान है। ये पर्याप्त कारण है। योग्यता की बात मत करो क्योंकि इस ग्रह पर चलने वाले हर महान व्यक्ति का स्वभाव विनम्र था। आपको अपनी पृष्ठभूमि और अपनी स्थिति के कारण हीन महसूस नहीं करना चाहिए। आदित्य को नहीं पता था कि उसके शब्दों ने कैलिस्टा की आत्मा को छू लिया था। वह अपने जीवन के अंत तक इन शब्दों को कभी नहीं भूलने वाली थी। बहुत अच्छा महाराज, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। कैलिस्टा एक घुटने पर बैठ गई और आदित्य के सामने अपना सिर झुका लिया। आप खड़ी हो सकती हैं मिस कैलिस्टा। आदित्य फिर जारीम की ओर मुड़ा। कुलपति जारीम, मुझे लगता है कि आपको मेरे निर्णय से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आपको कोई समस्या है तो कृपया बोलें। नहीं 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 महाराज, मैं आपके निर्णय से सहमत हूँ। मैं और मेरा कबीला खड़े होकर मिस कैलिस्टा की हर संभव तरीके से मदद करेंगे। जारीम इतना मूर्ख नहीं था कि वह स्टारिन सम्राट, जिसे ड्रैगन सम्राट के रूप में भी जाना जाता है, के निर्णय पर आपत्ति जताए। अच्छा आदित्य, अब से मिस कैलिस्टा सवाना क्लॉ शहर की सिटी लॉर्ड बन जाएगी। अब से पूरा सवाना क्लॉ शहर स्टारिन साम्राज्य के संरक्षण में रहेगा। स्टारिन साम्राज्य हर संभव तरीके से सवाना क्लॉ शहर पर शासन करने में मिस कैलिस्टा की मदद करेगा। महाराज, ऐसा नहीं है कि मैं आपके निर्णयों पर आपत्ति कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कबीले का क्या होगा? जारीम के कबीले ने पूरे सवाना क्लॉ शहर को नियंत्रित किया, लेकिन अब कैलिस्टा के सिटी लॉर्ड बनने के साथ क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सारी शक्ति उसके और उसके कबीले के हाथों से छीन ली जाएगी? टाइग्रिन कबीला सवाना क्लॉ शहर का रक्षक बनने जा रहा है। आप और आपका कबीला मिस कैलिस्टा की सेवा करेंगे और कैलिस्टा शहर पर शासन करने में उनकी मदद करेंगे। क्या आप सहमत हैं? आदित्य ने पूछा। हाँ, हम टिग्रिन कबीले के लोग सहमत हैं। जारीम की आवाज़ पहले जितनी तेज नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसे बोलने में कठिनाई हो रही थी। उसे लगा कि यह उसके साथ अन्याय है, लेकिन वह इस बारे में क्या कर सकता है? अनन्य मुफ्त स्पिन अनलॉक करें, अभी शामिल हों। अनन्य मुफ्त स्पिन अनलॉक करें, अभी शामिल हों। YOLO247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ नहीं, अपनी सेवा के बदले में टिग्रीन कबीले को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। 1. करों में छूट। पूरे टिग्रीन कबीले को उनके पूर्ण स्वामित्व वाले किसी भी व्यवसाय पर करों का भुगतान करने से पूरी छूट दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि कबीले के स्वामित्व वाला कोई भी उद्यम करों के वित्तीय बोझ से मुक्त होगा, जिससे उन्हें अपने व्यवसायों के विकास और वृद्धि में अधिक निवेश करने की अनुमति मिलेगी। 2. व्यापार समझौते। टिग्रीन कबीले को व्यापार मार्गों और मूल्यवान संसाधनों तक पहुंच में प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उनके प्रयासों को समर्थन देने के लिए धन का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित होगा। 3. प्रतिनिधित्व। कबीले को शहर की सलाहकार परिषद में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जिससे टिग्रीन कबीले को स्थानीय शासन के मामलों में अपनी बात रखने और शहर के विकास में योगदान करने का अवसर मिलेगा। 4. सुरक्षा और संरक्षण। टिग्रीन कबीले को स्टारिन साम्राज्य की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही कबीले के शीर्ष 10 सबसे प्रतिभाशाली सदस्यों को खेती के संसाधन प्रदान किए जाएंगे। बस ये सुनकर जारिम को यकीन हो गया कि सवाना क्लाव शहर पर नियंत्रण खोना और कैलिस्टा की सेवा करना पूरी तरह से इसके लायक था। स्टारिन साम्राज्य की सुरक्षा के साथ उनके कबीले को जो नियमित रूप से अन्य कबीलों से लड़ना पड़ता था, उन्हें अब किसी कबीले से नहीं लड़ना पड़ेगा। कबीला मजबूत हो सकेगा और स्टारिन साम्राज्य द्वारा प्रदान किए गए संसाधन निश्चित रूप से उनके कबीले को और भी समृद्ध बनाने वाले थे। और अंत में जो भी राजस्व उत्पन्न होगा उसका 10% टिग्रीन कबीले को उनके विकास के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा टिग्रीन कबीले को अन्य विशेषाधिकार भी प्राप्त होंगे। मैं सहमत हूँ महाराज। मेरे कबीले को इतना बड़ा अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरीम ने आदित्य के सामने सिर झुकाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोफाई दानाब तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 577 चुंबक। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 577 चुंबक। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 577 चुंबक। मैं सहमत हूँ महाराज। मेरे कबीले को इतना बड़ा अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जारीम ने आदित्य के सामने सिर झुकाया। टिग्रीन कबीले को आदित्य से जो लाभ मिल रहे थे, उसकी तुलना में सवाना क्लॉ शहर पर नियंत्रण खोना कुछ भी नहीं था। इस अवसर के लिए जारीम आदित्य का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। उसी समय कैलिस्टा ने भी आदित्य के सामने सिर झुकाया, जिसने इतने तुच्छ मनुष्य को शहर का स्वामी बनने का अवसर दिया। सिर उठाओ, एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जारीम। आदित्य ने अपने हाथ छाती पर रख लिए। हाँ महाराज। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम भी उस रहस्यमय अभिशाप के लिए जिम्मेदार हो जो इस शहर में रहने वाले सामान्य मनुष्यों और सामान्य जानवरों को प्रभावित कर रहा है? आखिरकार खुदा आदित्य को पता चला कि अभिशाप को ठीक करने के लिए लोगों को उपचार प्राप्त करने के लिए बड़ी रकम चुकानी पड़ी। चूंकि जारीम पहले से ही सवाना क्लॉ शहर के नागरिकों से पानी के लिए पैसे वसूल रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से आदित्य को जारीम पर शक था। मैंने अपने अधीनस्थों में से एक से श्राप के बारे में सुना था,
लेकिन चून की श्राप ने किसी साधक को प्रभावित नहीं किया, इसलिए मुझे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि मुझे पैसे की परवाह है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए इतना नीचे गिर जाऊंगा। हालांकि जारिम स्वभाव से लालची, घमंडी और अभिमानी था, लेकिन वह एक गरिमापूर्ण व्यक्ति था। उसका घमंडी स्वभाव उसे इतना नीचे गिरने और ऐसा कुछ करने की अनुमति नहीं देगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। आदित्य ने जरीम की बातों पर अभी के लिए विश्वास करने का फैसला किया। महाराज, अगर मैं हिम्मत कर सकता हूं तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। चूंकि जरीम ने आदित्य की सेवा करने का फैसला किया था, इसलिए उसने तय किया कि उसे अपने स्वामी के साथ ईमानदार होना चाहिए। क्या बात है। दरअसल पानी बेचकर पैसे कमाने के मेरे इरादे के अलावा एक दूसरा कारण भी है जिसकी वजह से मैंने पानी के लिए पैसे लेने का फैसला किया। ओह, वह है। आदित्य की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने नहीं सोचा था कि जरीम के पास पानी को कीमत पर बेचने के पीछे कोई और कारण होगा। बात यह है कि सभी पड़ोसी शहरों और गांवों और कबीलों में पानी एक बहुत ही कीमती संसाधन है। हमारे लिए पानी सोना है। जब मैंने शहर के राजा का पद संभाला तो मैंने सुना कि कुछ लोग हमारे शहर के नखलिस्तान से टनों पानी ले जा रहे थे और इस पानी को दूसरे शहरों को भारी मुनाफे पर बेच रहे थे। अगर मैंने पानी सभी के लिए मुफ्त कर दिया तो मुझे डर है कि दूसरे शहरों के लालची व्यापारी यहाँ सिर्फ टनों पानी मुफ्त में लेने और दूसरे शहरों को बेचने आएंगे। आखिरकार ये हमारे शहर के नखलिस्तान का सारा पानी चूस लेगा। ये सुनकर आदित्य गहरी सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि सिर्फ जरीम ही पानी के लिए पैसे ले रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरे सभी शहर और गांव भी पानी के लिए पैसे लेते हैं। जानवरों के लिए पानी किसी भी दूसरे संसाधन से ज़्यादा कीमती और मूल्यवान है। जिस संसाधन को हम हल्के में लेते हैं वह यहाँ इतना सीमित है कि पानी के मुद्दे पर लोगों में संघर्ष हो रहा है। आदित्य ने मन ही मन सोचा, ये कैसा रहेगा। सवानाक्लॉ शहर के सभी नागरिकों को एक निश्चित मात्रा में पानी मुफ्त मिलेगा जो उनकी दैनिक ज़रूरतों के लिए पर्याप्त होगा। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले पानी की मात्रा सीमित होगी। बेशक व्यवसायों, रेस्तरां और सराय या फर्मों को जिन्हें पानी की ज़रूरत है उन्हें अभी भी पैसे देने होंगे। यदि कोई सीमा पार करता है तो आप उस व्यक्ति से जितना सोना चाहें उतना ले सकते हैं। जहां तक सवानाक्लॉ शहर के गैर निवासियों की बात है, आप उनसे अभी भी पैसे ले सकते हैं। लेकिन सवानाक्लॉ शहर के गैर निवासियों को कितना पानी मिल सकता है, इसकी एक सीमा अभी भी रहेगी। एक बार वह सीमा पूरी हो जाने के बाद हर लीटर पानी के लिए कीमत 50% तक बढ़ती रहेगी। आप तय कर सकते हैं कि एक गैर निवासी को कितना पानी मिल सकता है। चूंकि गैर निवासी ज़्यादातर यात्री थे और व्यापारी ज़्यादातर इस शहर में रुकते थे ताकि वे बाकी महाद्वीप की यात्रा के लिए अपनी पानी की आपूर्ति को फिर से भर सकें, इसलिए यह नियम किसी को भी अपने साथ ज़्यादा पानी ले जाने से रोकेगा। इसके अलावा इस शहर के व्यवसायों के लिए पानी की कीमत 10% से 20% तक कम करें, क्योंकि ये व्यवसाय अनिवार्य रूप से इस शहर की अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। आप सब कुछ हम पर छोड़ सकते हैं महामहिम। मैं इस पूरे मामले पर कहे खांसी से चर्चा करूंगा। मेरा मतलब लेडी कैलिस्टा से था। जारिम ने अपने दिल पर हाथ रखा और आदित्य की ओर सिर झुकाते हुए कहा। कैलिस्टा ने भी वही किया। महाराज, एक और समस्या है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जारिम ने अपना सिर नीचे करके पूछा। मुझे सिटी लॉर्ड बने हुए कुछ साल हो गए हैं। इन कुछ सालों में ओएसिस में पानी का स्तर आधे से भी कम हो गया है। पहले तो हमने सोचा कि यह ओएसिस एक प्राकृतिक झरना है, लेकिन ऐसा नहीं है। सवानाक्लॉ सिटी की बढ़ती आबादी के साथ पानी की मांग में वृद्धि ही होने वाली है। मेरे कबीले ने इसका समाधान खोजने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे कबीले के पास जो शक्ति और प्रभाव है वह बहुत कम है, इसलिए मैं कुछ खास नहीं कर सकता। मुझे वाकई उम्मीद है कि महाराज हमारी मदद कर सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। कृपया। कैलिस्टा ने भी जारिम के साथ अपना सिर झुकाया। आदित्य ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी को सहलाया। मुझे इस मामले के बारे में सोचने दो। इसके बाद आदित्य ने स्पेंसर के अधीनस्थों में से एक को सब कुछ संभालने के लिए बुलाया। आदित्य ने उसे पूरे मामले का प्रभारी बना दिया। कल कैलिस्टा आधिकारिक तौर पर सवानाक्लॉ शहर का सिटी लॉर्ड बन जाएगा। स्पेंसर के अधीनस्थ के लिए वह जारिम के साथ एक आत्मा बंधन अनुबंध लिखने के लिए टिग्रीन कबीले का दौरा करने जा रहा था। अनुबंध पर कैलिस्टा और टिग्रीन कबीले द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले हैं। ये दोनों पक्षों को एक दूसरे को धोखा देने से रोकेगा। एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद कैलिस्टा को उसका काम आसान बनाने के लिए स्टारिन साम्राज्य से 100 ड्रैगनियन दिए जाएंगे। साम्राज्य कैलिस्टा को शिक्षित करने और उसे शहर के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सभी खेती के संसाधन और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होने जा रहा है। बेशक वित्तीय सहायता वाला हिस्सा मुफ्त नहीं था। हालांकि आदित्य के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे बर्बाद कर देगा। भविष्य में जब शहर समृद्ध होने लगेगा और उस समय शहर का राजस्व बढ़ेगा तो कैलिस्टा धीरे धीरे उस रकम को वापस कर सकती है। ब्याज के साथ रकम चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। योजक चिन्ह। दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। जब आदित्य वापस सराय में लौटा तब तक रात के 9 बज चुके थे। क्लिक। आप लेट है। जैसे ही आदित्य कमरे के अंदर गया उसने देखा कि सभी लोग सोफे पर बैठे थे और आदित्य को घूर रहे थे। इसके लिए माफ़ करें, मैं काम में व्यस्त था।
मुझे जितना समय लगा था उससे ज्यादा समय लग गया, आदित्य ने कहा और खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। क्या ऐसा है? तुम वास्तव में क्या कर रहे थे? एलिसिया ने अपनी बाहें छाती के नीचे रखकर आदित्य की ओर देखते हुए पूछा। वह जूलिया के बगल में बैठी थी। किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करना बेहतर नहीं है, उसने घूरते हुए कहा। तुमने क्या सोचा कि मैं किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा हूं? मैं कोई महिला प्रेमी नहीं हूं, आदित्य ने जवाब दिया और अपने लिए एक गिलास पानी डाला। उसका जवाब सुनकर कमरे में मौजूद लगभग सभी लोगों ने आंखें घुमाईं, सिवाय लारा के। भले ही ये लड़का कहता है कि वह कोई महिला प्रेमी नहीं है, फिर भी उसके पास महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये लड़का एक जादूगर की तरह है, वह जहां भी जाता है हमेशा खूबसूरत लड़कियों को आकर्षित करता है। लारा के अलावा बाकी सभी के मन में यही विचार थे। जूलिया ने कमरे में चारों ओर एक नज़र डाली। चलो देखते हैं, आदित्य आधिकारिक तौर पर मुझसे, एलिसिया, रिया, लारा और साशा से सगाई कर लेता है। इस तरह से यह संख्या 5 हो जाती है। लिलित भी है, हालांकि पूरी बात उलझी हुई है, वह भविष्य में हमारी बहन बनने वाली है। इस तरह से वह छठी है। जूलिया ने फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी बाहें सीने के नीचे मोड़ लीं। उसके दिमाग में दूसरी लड़कियों की छवियां उभरने लगीं। हमारे अलावा सिल्वी और एम्बर जैसी कुछ अपुष्ट लड़कियां भी हैं। इस तरह से संख्या 8 हो जाती है, बिना ये जाने कि आदित्य का हरम इतना बड़ा हो गया है। ये सोचते ही जूलिया को सिर दर्द होने लगा। पहले तो उसने कहा था कि वह उसे 7 बीवियां रखने की इजाज़त देगी, लेकिन अब जिस गति से उसका हरम बढ़ रहा है, उसे लगा कि बहुत जल्द ही यह संख्या 10 को पार कर जाएगी। ये सब बुरे भेड़िए का दोष है। आदित्य ने अभी अभी पानी का गिलास पिया था, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसने गिलास मेज पर रखा, उसने देखा कि जूलिया उस पर नाराज हो रही है। उसे समझ में नहीं आया कि जूलिया क्यों नाराज थी। आखिरकार इसमें आदित्य की भी कोई गलती नहीं है, वह बहुत बढ़िया है। जूलिया ने आह भरी, वह आदित्य की सफलता से दुखी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 578 कामोद्दीपक। ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 578 कामोद्दीपक। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 578 कामोद्दीपक। अपनी होने वाली पत्नियों के साथ खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए अपने कमरे में चले गए, लेकिन आदित्य सोने नहीं गया। वह चुपचाप शहर से बाहर निकल गया और एक निजी जगह ढूंढी। वहां उसने वह बड़ा रेगिस्तानी जहाज निकाला जो उसने पहले रिया के साथ खरीदा था। अब इस जहाज के इंजन पर काम करने का समय आ गया है, उसने खुद से कहा। आदित्य कोई मैकेनिक या मास्टर कारीगर नहीं था, लेकिन वह रून्स में वाकई बहुत अच्छा था। रून्स के अपने ज्ञान के जरिए आदित्य को यकीन था कि वह माना स्टोन को सोलर स्टोन से बदल सकता है। आमतौर पर इस तरह के जहाज के लिए मुख्य इंजन बनाने के लिए 2 तरह के विशेषज्ञों की जरूरत होती थी। लोहार कहे जाने वाले कारीगर इंजन का भौतिक हिस्सा बनाते थे। फिर जादुई प्रतीकों के विशेषज्ञ, जिन्हें रनमास्टर कहा जाता है, रून्स नामक विशेष प्रतीक बनाते थे। इन रून्स की वजह से इंजन को चलने के लिए माना स्टोन से ऊर्जा का इस्तेमाल करना संभव हो गया। आदित्य जहाज को और भी बेहतर बनाने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुख्य इंजन रून के अलावा इंजन में कई अन्य महत्वपूर्ण रून मंत्रों का इस्तेमाल किया गया था। इनमें से प्रत्येक रून का अपना अलग नाम और उद्देश्य था। पहला था फ्रॉस्ट फ्लो रून। इस रून ने मन पत्थरों से थोड़ी मात्रा में शक्ति ली और उसे ठंडी ऊर्जा में बदल दिया। इस ठंडी ऊर्जा ने इंजन को बहुत ज़्यादा गर्म होने से रोकने में मदद की, जिससे इंजन के फटने का कोई जोखिम नहीं रहा। अगला था प्योरिटी वार्ड रून। ये रून मंत्र इंजन के अंदर और बाहर को धूल और गंदगी से मुक्त रखता था, जिससे ये साफ रहता था। तीसरा महत्वपूर्ण रून मंत्र था शील्डिंग रून। यह इंजन की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, अगर रेगिस्तानी जहाज उबड़-खाबड़, पथरीले इलाकों से गुजरे या भूकंप आए। यह इंजन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बुलबुले की तरह काम करता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इन सभी रून मंत्रों ने माना पत्थरों में संग्रहित ऊर्जा की विशाल मात्रा का केवल थोड़ा सा उपयोग किया। ये रून पहले से ही जहाज के मौजूदा इंजन का हिस्सा थे, आदित्य ने उन्हें नहीं बनाया। उसने माना पत्थरों को सौर पत्थरों से बदलने की योजना बनाई, जो एक अन्य प्रकार के शक्तिशाली ऊर्जा पत्थर हैं। रून के साथ आदित्य का कौशल उसे इस स्विच को आसानी से करने में मदद करेगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि जहाज पहले से भी बेहतर चलेगा। आदित्य के अनुसार सोलर स्टोन्स मैना स्टोन्स के समान थे, लेकिन उनसे ऊर्जा प्राप्त करना बहुत जटिल था। आदित्य एक ऐसा मंत्र बनाने में सक्षम था जिससे वह सोलर स्टोन से ऊर्जा प्राप्त कर सकता था। बेशक वह यह मूल्यवान विधि किसी और को नहीं देने वाला था, यहाँ तक कि स्टारिन साम्राज्य के सहयोगियों को भी नहीं। अगर बड़े राज्यों और साम्राज्यों को पता चल गया कि वे मैना स्टोन्स से सोलर स्टोन्स पर स्विच कर सकते हैं, तो मैना स्टोन्स का मूल्य बहुत कम हो जाएगा। मैना स्टोन्स की तुलना में सोलर स्टोन्स प्रकृति में आसानी से मिल जाते थे। सोलर स्टोन्स एक प्रचुर संसाधन थे। वे एक बढ़िया, कम लागत वाला विकल्प थे जो सुरक्षित होने के साथ साथ लंबे समय तक चल सकता था।
आदित्य ने मन ही मन सोचा, यह अजीब है कि यहाँ किसी ने भी सोलर स्टोन का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा। शायद मैं ये सिर्फ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं एक अलग दुनिया से आया हूँ। उसकी दुनिया में कई बड़े देश पहले से ही उन चीज़ों से ऊर्जा का इस्तेमाल करने की ओर बढ़ रहे थे जो खत्म नहीं होती, जैसे हवा, सूरज और पानी। आदित्य रेगिस्तानी जहाज पर यह बदलाव करने के लिए तैयार था। वह अपने कौशल का उपयोग करके मन स्टोन्स से सोलर स्टोन्स पर स्विच करेगा, जिससे जहाज के लिए अधिक कुशल और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत तैयार होगा। बिना समय बर्बाद किए आदित्य काम पर लग गया क्योंकि कल वे शहर छोड़ने वाले थे। 4 स्टार रनमास्टर के लिए ऐसा करना बहुत आसान था। आदित्य 30 मिनट के भीतर काम खत्म करने में सक्षम था, लेकिन 1 स्टार रनमास्टर के लिए उसी प्रक्रिया में उसे 6 से 8 घंटे लगते। कुछ मामलों में 1 स्टार रनमास्टर को रन मंत्र भी समझ में नहीं आ सकते हैं। हे छोटे सम्राट, तुम आधी रात को क्या कर रहे हो? आदित्य का शरीर अकड़ गया क्योंकि एक निश्चित सक्कुबस महारानी ने अपने कोमल शरीर को उसकी पीठ पर दबाया और उसके दाहिने कान में फुसफुसाया। आदित्य महसूस कर सकता था कि उसके कोमल लेकिन दृढ़ स्तन उसकी पीठ पर दबाव डाल रहे थे। लिलिथ, कोई परेशानी मत करो, मैं अभी काम कर रही हूँ। लेकिन असल में आदित्य का काम लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि लिलिथ उसे उकसाती रहे, अन्यथा वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। हे, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। बात बस इतनी है कि तुम इतने सुंदर दिखते हो कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? आखिरी बात कहने के बाद लिलिथ ने धीरे से उसके कान को काटा। इससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। लिलिथ शायद पूरी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जो आदित्य को कुंवारी होने का एहसास करा सकती है। हर बार जब वह उसे चिढ़ाती थी तो वह हमेशा उसे चरम सीमा तक धकेलने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेती थी। ये पहले से ही एक बड़ी बात थी कि उसने इस महिला को दीवार के खिलाफ नहीं धकेला और उसके शरीर को तबाह नहीं किया। लिलिथ, सराय में वापस जाओ और सो जाओ, मुझे परेशान मत करो, आदित्य ने सख्त लहजे में कहा। उसे उम्मीद थी कि यह काम करेगा और यह सक्कुबस रुक जाएगा। आरा, वह क्या है? क्या वह नीचे एक बड़ी सख्त छड़ी है? लिलिथ ने उसे चिढ़ाने वाले लहजे में पूछा। नीचे देखते हुए आदित्य ने महसूस किया कि छोटा आदित्य पूरी तरह से सख्त हो गया था। इससे उसे निराशा हुई। उसका शरीर कुंवारी की तरह व्यवहार कर रहा था। उसका एक छोटा सा स्पर्श और काटना ही उसे इतना कठोर बनाने के लिए पर्याप्त था। ये दिखाता है कि लिलिथ की आकर्षक शक्तियाँ कितनी भयावह थीं, भले ही वह अभी भी कुंवारी है। आदित्य ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि लिलिथ के कौमार्यक होने के बाद क्या होगा। उस समय के बाद उसका आकर्षण और भी बढ़ जाएगा। उसकी आकर्षक और मोहक शक्तियाँ पहले से ही भयावह थीं। उसके द्वारा किया गया एक छोटा सा काटना मेरे शरीर को एक कुंवारी किशोरी की तरह बना रहा है। आदित्य ने अपने विचारों और अपने कार्यों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करते हुए अपने दांत पीस लिए। लिलिथ अब और भी अधिक साहसी हो रही थी क्योंकि वे पूरी तरह से अकेले थे और कोई भी उन्हें परेशान नहीं करने वाला था। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान न करूं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर कुछ और कह रहा है, छोटे सम्राट। लिलिथ का हाथ नीचे की ओर बढ़ा। उसने अपनी तर्जनी से उसके लिंग के सिरे को छुआ। आदित्य, मैं देखना चाहती हूं कि तुम कब तक विरोध करोगे। जितना अधिक तुम विरोध करोगे, ये खेल उतना ही अधिक मजेदार होने लगेगा। हे, लिलिथ उसकी दयनीय स्थिति पर हंसा। इस बीच आदित्य को उसके शब्दों से गुस्सा आया। इस कुंवारी सुकुबस की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरा मजाक उड़ाए? मैं उसे दिखा दूंगा कि कौन प्रभारी है। जब से लिलिथ ने उन्हें अपनी कहानी के बारे में बताया, आदित्य ने उसके प्रति इतना संकोची होना बंद कर दिया था। आखिरकार वह उसकी भावी पत्नियों में से एक बनने वाली थी। अब कुछ बदला चुकाने का समय आ गया है। आदित्य ने लिलिथ का हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया। ड्रैगन सम्राट की ताकत के सामने लिलिथ खुद को रोक नहीं पाई। उसने खुद को उसकी कमर पर बैठा पाया। ये देखकर वह अवाक रह गई। उसने नहीं सोचा था कि आदित्य अचानक उसके साथ इतना बोल्ड हो जाएगा। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उसे यह अनुभव अच्छा लग रहा था। उसने अपनी बाहें उसके गले में लपेट लीं और उसकी आंखों में देखा। अजीब बात यह है कि इस समय वह बहुत उत्साहित महसूस कर रही थी। छोटे सम्राट, इतनी बोल्ड क्यों हो रही हो? मुझे पता है कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। लिलिथ आदित्य को उकसाती रही। साथ ही वह महसूस कर सकती थी कि उसका लिंग उसकी गांड पर दबा हुआ है। चूंकि तुमने खुद को सौंप दिया है, इसलिए मेरा मना करना असभ्यता होगी। ये शब्द कहते हुए आदित्य ने अपना चेहरा आगे बढ़ाया और उसे चूमा। लिलिथ ने विरोध नहीं किया। ये पहली बार था जब आदित्य पहल कर रहा था। जब भी वह उसे छेड़ती थी तो वह हमेशा बहुत संयमित रहता था। इसलिए ये चुंबन लिलिथ के लिए बहुत खास था। वह इसे अपने जीवन भर संजोकर रखने वाली थी। अब तक लिलिथ भी गर्म महसूस कर रही थी। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर जल रहा है। आदित्य और लिलिथ एक दूसरे को बहुत जोश से चूमते रहे। लिलिथ ने अपने नर्म और दृढ़ स्तनों को उसके सीने से दबाया था, जबकि उसके हाथ उसकी गांड से खेल रहे थे। वह उसके लोचदार पहाड़ों को मसल रहा था और लगातार उनके आकार बदल रहा था। जैसे ही उसने ऐसा करना शुरू किया, लिलिथ उनके चुंबन में कराह उठी। मम्मा,
हालांकि यह उसका पहली बार किसी पुरुष के साथ इतना अंतरंग होना था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर सहज रूप से पुरुष को खुश करना जानता हो। सहज रूप से वह जानती थी कि उसे अपनी जीभ कैसे चलानी चाहिए और अपने शरीर का उपयोग कैसे अपने पुरुष को खुश करने के लिए करना चाहिए। जैसे ही आदित्य और लिलित ने तरल पदार्थों का आदान प्रदान किया, आदित्य ने एक बात नोटिस की। उसका शरीर तेजी से बहुत गर्म हो रहा था। उसे अजीब तरह से बहुत खुजली महसूस हो रही थी। उसका पूरा शरीर खुजली कर रहा था। उसके दिमाग में एक आवाज़ लगातार उसे उसके कपड़े फाड़ने और उसके पूरे शरीर को तबाह करने के लिए कह रही थी। आदित्य ने अपने 2 जीवन में कभी इतना कामुक महसूस नहीं किया था। एक पल के लिए दोनों अलग हो गए। लिलित जोर से सांस ले रही थी लेकिन वह उसकी आंखों में देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर जल रहा है। ऐसा क्यों है? आदित्य ने पूछा। लिलित ने कामुक मुस्कान के साथ जवाब दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एक सक्कुबस कामुक होता है तो हमारे शरीर द्वारा बनाया गया तरल पदार्थ एक कामोद्दीपक के रूप में कार्य करता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।